Hello friends, you are hardest welcome in this part of series of revision sessions on direct tax laws and international taxation for your upcoming exams. आपके अपकमिंग अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए फ्रेंड्स जो मैंने ये रिवीजन सेशंस की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखी है, आपने देखा इस सीरीज में हम अभी तक कई जो टॉपिक्स हैं उनको रिफ्रेश कर चुके हैं, जिनमें बेसिकली टीडीएस, टीसीएस, फॉरेन टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डबल टैक्सेशन रिलीफ और इसके साथ में हमने लास्ट रिवीजन सेशन में जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इन शॉर्ट गार की भी बात कर ली थी। आज हमारे इस रिवीजन सेशन का जो एजेंडा है उसमें हम एक मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक को रिफ्रेश करने वाले हैं, दैट इज अ ट्रस्ट टैक्सेशन। ऑन एंड एवरेज 8 मार्क्स की जो कवरेज है वो माय डियर फ्रेंड्स हमें इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलती रही है। और इस टॉपिक के रिवीजन सेशन में मैं आपके साथ में सबसे पहले पब्लिक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड जो भी एग्जामिशंस अलोंग विद कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो आपको रिफ्रेश कराने वाला हूं। फिर इसके बाद में हम ये जो पब्लिक ट्रस्ट का टैक्सेशन, उसमें भी नॉर्मल टैक्सेशन, एनोनिमस डोनेशंस के लिए स्पेशल टैक्सेशन और एक्रीडिटेड इनकम का टैक्सेशन जिसको हम एग्जिट टैक्स भी बोलते हैं, वो सब रिफ्रेश करेंगे। एंड इसके अलावा मैं लास्टली आपको प्राइवेट ट्रस्ट के टैक्सेशन से रिलेटेड भी जो थिंग्स हैं वो रिकॉल करा दूंगा। ठीक है, इस सीरीज में यूज होने वाले जो नोट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप इन नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और मैं ज्यादा आउटपुट रिवीजन सेशन से आपको गेन हो सके, आप आगे भी चीजों को क्विकली रिफ्रेश कर सकें, इसलिए जगह जगह पर कुछ सिचुएशंस और हैंड रिटन नोट्स भी रेगुलर बैच में जहां हम न्यूमरस स्लाइड्स तैयार करते हैं, उन हैंडआउट्स में से मैं कुछ एक हैंडआउट्स इन रिवीजन सेशंस की सीरीज का भी पार्ट बनाता रहा हूं, आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम आज के इस रिवीजन सेशन का श्री गणेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पब्लिक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट से रिलेटेड जो थिंग्स हैं मैं वो आपको रिकॉल कराना स्टार्ट करता हूं। देखिए, यहाँ जो एग्जामिशन दी गई है आपको पता है उसके लिए जरूरी है कि पब्लिक ट्रस्ट या तो रिलीजियस हो या चैरिटेबल हो। रिलीजियस तो हम उसको कह देते हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए क्रिएट हुआ हो, जैसे मंदिर के लिए कोई ट्रस्ट बना है तो हम कहते हैं ना हिंदू रिलीजन के प्रमोशन के लिए क्रिएटेड है। मस्जिद के लिए कोई ट्रस्ट बना है तो हम कह देते हैं कि हाँ इस्लाम धर्म के प्रमोशन के लिए क्रिएटेड है। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट तो हम उस ट्रस्ट को कहेंगे ना जिसका पर्पस चैरिटेबल होना चाहिए, और चैरिटेबल पर्पस का एग्जॉस्टिव ना सही लेकिन इंक्लूसिव सेंस में जो मीनिंग हमें प्रोवाइड किया गया है, कहां, सेक्शन 2 क्लॉज 15 में, जिस पर एग्जाम में आपको केस स्टडी दे दी जाती है। तो मैं वो एरिया तो मेनली हाईलाइट करूंगा ही, लेकिन उससे पहले जो जनरल सी चीजें हैं वो आपके सामने रख देता हूं। तो आप देख रहे हैं चैरिटेबल पर्पस में रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, preservation of environment including watershed, forest or wildlife, or preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest, that is importance। तो कोई ऐसा ट्रस्ट जो मॉन्यूमेंट्स मतलब मेमोरियल प्लेसेस वगैरह के प्रिजर्वेशन में या एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन में, लाइक ओजोन लेयर वगैरह को प्रोटेक्ट करने में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में जो एंगेज्ड हैं, बेसिकली उस तरह के केस भी यहाँ कवर्ड है। और एक रेजिडुअल क्लॉज है जो यहाँ मेंटेन किया गया, एक हम कह सकते हैं एक रेजिडुअल लिम्ब यहाँ पर जो अटैच किया गया है जिसमें एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को कवर किया गया है। मतलब क्या, अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट जनरल पब्लिक के यूज में आने वाले किसी पर्पस को सॉल्व करने में एंगेज्ड हैं तो वो केस भी यहां पर आ जाएगा। लेकिन याद कीजिए ये जो लास्ट लिम्ब है इसमें एक एक्सेप्शन भी आपने देख रखा है ना फ्रेंड्स। देखिए जहां पर ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि देखो अगर ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की आपकी एक्टिविटी अगर ट्रेड, कॉमर्शियल या बिजनेस के नेचर की एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है, जैसे आप किसी भी कंसीडरेशन के बदले में अगर कैरी ऑन कर रहे हैं तो आपको जो से रिटर्न आ रहा है, आप उस इनकम को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या वो ट्रस्ट उसे अपने पास में रिटेन कर रहा है, ये इररेस्पेक्टिव है, क्योंकि एग्जामिशन के लिए एक्टिविटी मस्ट
बी चैरिटेबल। अगर आपने एक्टिविटी कंसिडरेशन के बदले में अगर रन की है तो फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी के होने पर आप उस आउटपुट का क्या कर रहे हैं ये इररेलेवेंट है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहीं पर रिकॉल करना है आपको, जो लॉ मेकर्स ने लास्ट लिम्ब के रिलेशन में ये प्रोविजो जो हमें दिया है इसका भी तो फर्दर एक्सेप्शन है ना डियर फ्रेंड्स, जहां पर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के द्वारा चलो वो कंसीडरेशन के बदले में जो एक्टिविटी कैरी ऑन की गई है, अगर वो एक्टिविटी उन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्ट के दौरान ही एक्चुअली अंडरटेक की हो, मतलब मेन ऑब्जेक्ट के दौरान ही उसे अगर रन किया गया हो, तो एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपको वो कंसीडरेशन वाली एक्टिविटी और एक्टिविटीज से जो इन एग्रीगेट रिसीट्स हुई हैं वो अगर उस ट्रस्ट की टोटल रिसीट्स के 20% से अगर एक्सीड नहीं कर रही हैं तो बात बन जाएगी, आपका पर्पस चैरिटेबल बना रहेगा, मतलब आप इस चैप्टर में एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कहलाएंगे। अब यहां पर दो तीन बातें एग्जाम के लिए मेनली जो आपने कैरी करनी है वो क्या है कि एक तो ये जो स्टैंडर्ड है, एक तो ये जो स्टैंडर्ड है बेसिकली ये स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो जिस प्रीवियस ईयर में हमारे इस एसोसिएट ट्रस्ट की जो कॉमर्शियल रिसीट्स हैं अगर वो 20% से क्रॉस कर रही हैं तो फिर उस केस में बात नहीं बन पाएगी, एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी, उनका चैरिटेबल पर्पस खत्म, राइट। लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में उनकी कॉमर्शियल रिसीट्स टोटल रिसीट्स के 20% से क्रॉस नहीं कर रही हैं उस ईयर में उनका चैरिटेबल स्टेटस अलाइव रहेगा, वो एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आप ये जो स्टैंडर्ड है ये ईयर टू ईयर बेसिस पर चेक करेंगे, एक बात। दूसरी बात माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको कि ये जो भी सारा डिस्कशन है ये डिस्कशन केवल और केवल ये लास्ट लिम्ब के लिए है। मतलब क्या, बोर्ड ने भी सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई किया और एग्जाम में आपकी नॉलेज भी टेस्ट की गई, ये जो प्रोविजो है ये प्रोविजो यहां फर्स्ट 5 लिम्स पर एप्लीकेबल नहीं बनाया गया है। तो इन केसेस में अगर कॉमर्शियल रिसीट्स एग्जामिनर आपको 20% से ज्यादा दे या इक्वल और कम दे इररेलेवेंट है, इन केसेस में जो एग्जामिशन है वो नॉर्मली जैसे मिलनी है वो मिल पाएगी, ये एक्सेप्शन यहां वर्क नहीं करेगा। चलो हमारे जो एसोसिएट ट्रस्ट है वो तो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की एक्टिविटी में ही एंगेज्ड है, तो जिस भी पर्टिकुलर ईयर में उनकी कॉमर्शियल रिसीट्स 20% ऑफ टोटल रिसीट से क्रॉस कर जाएंगी उस ईयर के लिए उनका चैरिटेबल स्टेटस खत्म, वो एग्जामिनेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं कहलाएंगे। लेकिन केवल इस वजह से कि उनकी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जो कॉमर्शियल रिसीट्स है वो 20% से क्रॉस कर गई हैं, बोर्ड की डायरेक्शन है कमिश्नर कम्युनिटी को क्या कि आप उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल केवल इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कॉमर्शियल रिसीट्स टोटल रिसीट से क्रॉस कर गई हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर में रेफरेंस करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का बड़ा हैवी इंपैक्ट होता है, ट्रस्ट एक्रेडिटेड इनकम के टैक्सेशन में चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बोर्ड ने इस तरह की जो बात है वो यहां पर कह रखी है, तो मैंने चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन से रिलेटेड जो थिंग्स हैं वो केवल अभी आपको रेफरेंस कराई, ठीक है। एंड माय डियर फ्रेंड्स एग्जामिनर देखिए इस तरह से चीजें आपकी टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन में आपको वो क्वेश्चन भी देखने को माय डियर फ्रेंड्स मिलेंगे। एक्चुअली कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है वो मेडिकल रिलीफ टू पुअर पर्संस के लिए हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, अब उनकी एग्जामिनर ने ग्रॉस रिसीट दे दी हमें 120 लाख की जिसमें कॉमर्शियल रिसीट्स हैं 25 लाख की, मतलब आप देख रहे हैं इसके 20% से ये क्रॉस कर रही है ना। लेकिन स्टिल जो एग्जामिशन है वो यहां पर मिल जाएगी चाहे भले ही कॉमर्शियल रिसीट्स 20% की टोटल रिसीट से क्रॉस कर रही है, क्यों, क्योंकि इस केस में जो प्रोविजो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अच्छा चलो हमारे जो एसोसिएट ट्रस्ट है उनका जो ऑब्जेक्ट है वो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के एडवांसमेंट का है, अब उनकी कॉमर्शियल रिसीट्स 20% से क्रॉस कर रही है तो अब इनका चैरिटेबल पर्पस इस साल के लिए खत्म, इस साल में इन्हें एग्जामिशन नहीं मिलेगी, लेकिन केवल इस वजह से इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा, राइट। तो यही चीजें अभी हमने यहाँ रेफरेंस की और अच्छे से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि रिकॉल हो गई होंगी।
आइए वो कौन सी इनकम्स हैं भला जिन्हें लॉ मेकर्स ने एग्जामिशन के लिए एलिजिबल बनाया है, एक एक करके क्विकली रिकॉल कीजिए। देखिए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट में चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए हेल्ड की गई है, उस प्रॉपर्टी से डिराइव्ड इनकम उतनी केवल एग्जाम्प्ट होगी जितनी आप इन इंडिया अपनी चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस के लिए अप्लाई कर लेंगे। लेकिन मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग फॉरेन एप्लीकेशंस एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये इनडायरेक्ट मैसेज है यहां। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई ट्रस्ट इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए क्रिएट हुआ है, तो इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए क्रिएटेड ट्रस्ट में हेल्ड की गई प्रॉपर्टी से जो भी इनकम डिराइव्ड होगी, उनके लिए फॉरेन एप्लीकेशंस भी एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंटरनेशनल लेवल का है तो खर्चे भी तो इंटरनेशनल लेवल के होंगे ना। तो केवल ये वो एक सिंगल केस है जिसमें फॉरेन एप्लीकेशंस भी एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं। देन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे एसोसिएट ट्रस्ट को जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन सिंपली डोनेशंस मिले हैं, हो सकता है कि डोनर ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ वो डोनेशन दिए हो कि ये आपके कॉर्पस का फॉर्मिंग पार्ट बनने चाहिए। तो मेरे डोनेशंस आप रूटीन पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, वो आपके कॉर्पस मतलब कैपिटल फंड का पार्ट मुझे नजर आने चाहिए। तो ऐसे केस में ये जो कॉर्पस डोनेशन है ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इन पर एप्लीकेशन की लिमिटेशन नहीं है कि जितना अप्लाई करोगे केवल उतने एग्जेम्प्ट होंगे। हालांकि अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2021 से एक अमेंडमेंट आ चुकी है। आपने एग्जाम के लिए मेनली वो अमेंडमेंट कैरी करनी है। देखो, कॉर्पस डोनेशंस की एग्जामिशन के लिए क्या अमेंडमेंट आ गई है कि जो 11 सबसेक्शन 5 में स्पेसिफाइड मोड्स की जो लिस्ट है कि आप बैंक डिपॉजिट कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दो, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दो, तो इस तरह के जो स्पेसिफाइड मोड्स हैं आपको उन्हीं में से किसी मोड में वो इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो सोलली आप कॉर्पस डोनेशंस के लिए स्पेसिफिकली मेंटेन्ड पर्पस में जो 11.5 में कहीं फॉल करता हो, अपने कॉर्पस डोनेशन को अगर डिपॉजिट इन्वेस्ट करोगे तो आप उसकी एग्जेम्पशन ले सकोगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, इस रिलेशन में एक दो अमेंडमेंट और भी हैं, लेकिन वो मैं आइए आपको इजी फॉर्म में पहले रिकॉल करा देता हूं। देखिए, तो कॉर्पस डोनेशन के लिए जिस तरह की चीज आई है उसे यहां से रिकॉल काइंडली कीजिएगा। तो देखिए, सपोज कोई पीक्यूआर चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमने मान लिया है हमारे इस केस में सपोज कोई पीक्यूआर चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्हें प्रीवियस ईयर 21-22 में कॉर्पस डोनेशंस रिसीव हुए। नो डाउट वो 11(1)(d) में बेयर एक्ट में फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, बट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि आपको 11(5) में जो स्पेसिफाइड मोड्स है उनमें कहीं इन्वेस्ट और डिपॉजिट करना होगा। चलो, ट्रस्ट ने 100 लाख के जो कॉर्पस डोनेशन थे वो इन्वेस्ट मान लेते हैं किसी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट कर दिए। तो 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में हाँ ये मोड भी आता है, तो ट्रस्ट ने एग्जेम्पशन मांगी, मिल गई। अब ट्रस्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में सपोज उस 100 लाख में से 20 लाख विड्रॉ करके वो उन्हें चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या वो 22-23 के लिए अगेन उस 20 लाख की एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे? देन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये 20 लाख उस 100 लाख का पार्ट है जिसकी आप हमसे ऑलरेडी एक बार एग्जेम्पशन ले चुके हैं। तो हम डबल बेनिफिट आपको नहीं होने देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर यही ट्रस्ट सपोज नेक्स्ट ईयर में उन्हें 20 लाख की कोई इनकम हुई, लाइक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या अदरवाइज उन्हें कोई इनकम हुई, उन्होंने उस अमाउंट को जो कमी थी, जो उन्होंने लेवल 5 में स्पेसिफाइड मोड से अमाउंट विड्रॉ किया था, वो डिपॉजिट बैक कर दिया। उन्होंने उस 20 लाख रुपीस को सपोज इस स्टेट बैंक इस सेविंग अकाउंट से जो निकाला था पैसा उन्होंने डिपॉजिट बैक कर दिया। तो अब सोचो जरा, अगर यही इनकम यहां हो जाती और उससे अगर ये एप्लीकेशन किया जाता तो पक्का एग्जामिशन ये ट्रस्ट ले पाता। लेकिन लास्ट ईयर में इन एप्लीकेशन की एग्जामिशन नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वो जिस अमाउंट से किए गए थे उसकी एग्जामिशन पहले ही ली जा चुकी थी। लेकिन अगर अब वो रिप्लेनिशमेंट एक तरह से हो रहा है, अब डिपॉजिट बैक अगर किया जा रहा है, अब ये जो अमाउंट है वो हम कहेंगे यहां भले डिपॉजिट बैक में यूटिलाइज किया जा रहा है, लेकिन इतने अमाउंट की एग्जामिशन पेंडिंग चल रही है।
राइट। तो वो एग्जामिशन अब यहाँ ट्रस्ट ले सकेंगे, और यही तो स्कीम है जो आपने एग्जाम के लिए मेनली कैरी करनी है। तो फाइनेंस एक्ट 2021 की ये जो अमेंडमेंट है, इससे मेनली जो चीजें आपने कैरी करनी है वो केवल यही है। तो अब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो कॉर्पस डोनेशन के नेचर के हैं उनकी एग्जामिशन मिलेगी, लेकिन कंडीशन आ चुकी है क्या, कि वो केवल तभी एग्जाम्प्ट होंगे जब आपने स्पेसिफाइड मोड में वो इन्वेस्ट कर दिए जो स्पेसिफिकली आप कॉर्पस के पर्पस के लिए मेंटेन करेंगे। ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने उस कॉर्पस से अमाउंट जो निकालकर चैरिटेबल यूजेस पर्पसेस के लिए अप्लाई किया, वो आपका चैरिटेबल यूजेस पर्पसेस के लिए इनकम का एप्लीकेशन नहीं ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये भी बात कह दी गई है क्या, कि वो अमाउंट जो अभी एप्लीकेशन ट्रीट नहीं किया गया वो तब एप्लीकेशन मान लिया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में आप उस अमाउंट को डिपॉजिट बैक कर देंगे। वो 11.5 की जो मोड से आपने अमाउंट विड्रॉ करके अप्लाई किया था ना, जिसकी हमने एग्जामिशन आपको पहले नहीं दी है, आप जब डिपॉजिट बैक कर देंगे तो जिस ईयर की इनकम से आप वो डिपॉजिट बैक करेंगे, जितना करेंगे उतने तक की एग्जामिशन आप तब हमसे ले सकेंगे। राइट फ्रेंड्स, एंड याद कीजिए, कोई नॉर्मल डोनेशन अगर होता है तो उस केस में तो आप उसे फ्रीली अप्लाई कर सकते हो, तो फिर हम आपको एप्लीकेशन की हद तक ही एग्जामिशन दे पाएंगे। लॉ मेकर्स ने कलर ही चेंज कर दिया, 11(2) में उसे प्रॉपर्टी इनकम बना दिया, और प्रॉपर्टी इनकम तो आपको पता है जितनी अप्लाई की जाती है उतनी एग्जाम्प्ट हो पाती है, तो वही थीम यहां पर वर्क करेगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट को इनकम तो कैपिटल गेन के नेचर की भी हो सकती है ना। याद कीजिए फ्रेंड्स, ट्रस्ट को इनकम तो कैपिटल गेन के नेचर की भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या थीम है, तो चलो मैं एक एग्जांपल से क्विकली आपको रिफ्रेश करा देता हूं। कैपिटल गेन के लिए किस तरह की थीम एडॉप्ट की गई है। बेसिकली यहां पर सपोज हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के पास में कोई प्रॉपर्टी जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन्होंने 10 लाख कभी इनकर की थी, जिसे चैरिटेबल उसके लिए वो हेल्ड किए हुए थे, उसको ट्रांसफर किया, 15 लाख का कंसीडरेशन आया, मतलब 5 लाख की कैपिटल गेन के नेचर की इनकम हुई। उन्हें अगर इसकी एग्जामिशन लेनी है तो वो कंसीडरेशन को री इन्वेस्ट कर दे। अगर वो अगर वो चैरिटेबल वस्तु के लिए ही कोई यूज के लिए प्रॉपर्टी नई एक्वायर करने में अगर वो टोटल नेट कंसीडरेशन अपना अप्लाई कर देंगे तो उनका कैपिटल गेन भी फुल्ली एग्जाम्प्ट हो पाएगा। लेकिन अगर वो कंसीडरेशन को पार्टली रीइन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे वहां पर। हम वहां पर ये नहीं कहेंगे फ्रेंड्स क्या, कि जो 15 लाख रुपीस का पूरा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते तो पूरे कैपिटल गेन की एग्जामिशन आप हमसे ले पाते, तो 12 लाख का किया तो कितनी एग्जामिशन मिल पाएगी ना। हम तो ये थीम लॉ मेकर्स ने जो अडॉप्ट किए कि इस नए एक्विजिशन से पहले आप पब्लिक की चैरिटी में 10 लाख की एसेट तो ऑलरेडी यूज कर रहे थे ना, अब वो गई 12 लाख की आई, तो आपने एडिशनली पब्लिक के बेनिफिशियली कितना कंट्रीब्यूट और किया, 2 लाख ना, तो टू दैट एक्सटेंट ही आप हमसे एग्जामिशन यहां पर ले सकेंगे। आई होप आपको ये चीज रिकॉल हो गई होगी। तो कैपिटल गेन की एग्जामिशन के लिए यही थीम है जो बेसिकली अडॉप्ट की गई है। तो पब्लिक चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए हेल्ड की गई प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से जो इनकम, दैट इज कैपिटल गेन के नेचर की इनकम आपको हुई, अगर आपने उस कंसीडरेशन को फुल्ली रीइन्वेस्ट कर दिया न्यू प्रॉपर्टी में तो कैपिटल गेन फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर पार्टली रीइन्वेस्ट किया तो एग्जामिशन भी पार्ट की मिल पाएगी। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो हमारे एग्जांपल में 12 लाख की माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट जो 10 लाख की थी, तो 2 लाख तक जो एग्जामिशन आप वो आप हमसे क्लेम कर सकेंगे। ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस सेशन जो मैं ट्रस्ट पर आपके लिए लगाने वाला हूं बैक टू बैक, उसमें आपको काम आने वाली है। आपने देखा हर जगह पर नॉर्मली जो एग्जामिशन के लिए बात की गई है वो किस तरह की गई है, कि जितनी आप चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए इनकम अप्लाई करेंगे टू दैट एक्सटेंट हम से एग्जामिशन ले सकेंगे। अच्छा, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए इनकम का जो एप्लीकेशन है बस वो जरूरी है। अब आप एप्लीकेशन चाहे रेवेन्यू पर्पस के लिए करो, कैपिटल पर्पस के लिए करो, इररेलेवेंट है, जो एग्जामिशन है आप उसके हकदार बनेंगे। तो आइए जरा मैं उस तरह के कुछ पॉइंट्स अब आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है कि हाँ वाकई एग्जामिशन किस पर डिपेंड करती है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, और उसमें क्या क्या
भी आएंगे। जैसे अगर आप अपने चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस में कोई रेवेन्यू पर्पस अगर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल ट्रस्ट है तो मेडिसिन खरीद रहे हैं, हॉस्पिटल का रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, वो सब यहाँ पर एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर सपोज आप कैपिटल पर्पस अगर सॉल्व करने में अपनी इनकम को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप कोई एसेट वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो भी यहाँ कवर्ड है। लेकिन डबल बेनिफिट का आप ख्वाब मत देखना। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने किसी एसेट का एक्विजिशन ऑलरेडी क्लेम कर लिया, तो फिर उस एसेट पर आप चाहोगे डेप्रिसिएशन भी हम आपको अलाउ कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। नीदर सेम नॉर इन एनी अदर ईयर हम आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उस पर नहीं देंगे जिस एसेट का आप एक्विजिशन एज एन एप्लीकेशन क्लेम कर चुके होंगे। देन कुछ अलग से स्पेसिफिक से जो पॉइंट्स हमें देखने को मिले हैं, देखिए अभी तक नॉर्मली आप अगर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए एप्लीकेशन करते थे तो उसकी एग्जामिशन ले पाते थे। ट्रस्ट ने लोन फंड से भी अगर वो एप्लीकेशन किया होता था तो जुडिशरीज ने कह रखा था कि एग्जामिशन मिल जाएगी। उस लोन का रीपेमेंट जब आप करोगे तो रीपेमेंट ऑफ लोन के टाइम पर आप उस रीपेमेंट ऑफ लोन का बेनिफिट भी ले पाओगे। और अगर आप तब नहीं लेना चाहते तो जब आपने एप्लीकेशन किया था आप एप्लीकेशन वाले ईयर में ही बेनिफिट ले सकोगे। ये कोर्ट ने अपनी जजमेंट से हिंट किया था कि अगर आपने तब बेनिफिट नहीं ले रखा है तो आप रीपेमेंट ऑफ लोन वाले ईयर में लोन का रीपेमेंट क्लेम कर सकोगे। लेकिन अब वो जन्मभूमि प्रेस ट्रस्ट वगैरह की जजमेंट जो हम हमेशा से कर्नाटक कोर्ट की डिस्कस करते रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लॉ स्पेसिफिक हो चुका है। अब आप लोन या बोरोइंग से अगर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए इनकम अप्लाई करेंगे तो आप उस ईयर में एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। कब करेंगे? जिस ईयर में आप उस लोन का रीपेमेंट करेंगे, जिस ईयर की इनकम से आप उस लोन का रीपेमेंट करेंगे जो आपने चैरिटेबल पर्पसेस के लिए लिया था, अप्लाई किया था, आप उस लोन के रीपेमेंट वाले ईयर में आप एग्जामिशन ले सकेंगे, नॉट बिफोर दैट। आई होप आपको ये बात रिकॉल हो गई होगी फ्रेंड्स। तो यस, तो अगर आपने चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए कोई लोन लिया, ठीक है, तो वो लोन से चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए किया गया एप्लीकेशन आपका यहां एप्लीकेशन में नहीं आएगा। लेकिन जो अभी आपके लिए हमने एप्लीकेशन ट्रीट नहीं किया, वो कब ट्रीट हम कर लेंगे? तो वो उस ईयर में ट्रीट कर लिया जाएगा जिस ईयर की इनकम से आप उस लोन बोरोइंग का रीपेमेंट करेंगे। ओके, इसी तरह से फ्रेंड्स पहले मैत्री सेवा ट्रस्ट वगैरह की, मद्रास हाईकोर्ट वगैरह की जजमेंट हुआ करती थी कि अगर आपने एक साल में अगर लिमिट से ज्यादा एप्लीकेशन कर लिया तो वो बेकार नहीं जाएगा। उस एक्सेस एप्लीकेशन को आप सब्सिक्वेंट ईयर में कम एप्लीकेशन करके एडजस्ट कर लेना। वो सब खत्म हो गया है। अब तो बेसिकली आप करंट ईयर की इनकम जब कंप्यूट करेंगे तो आपको कोई भी प्रीसीडिंग ईयर का एक्सेस एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब तो आप जिस ईयर में जो एप्लीकेशन करेंगे उस ईयर में वो आपका जितना काम आ सकता है वो आएगा। आपको यहाँ कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ वाला रूल नहीं चलेगा। ठीक है, देन फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए, अगर हमारे सस्ती ट्रस्ट किसी अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को जो 12 ए बी मतलब इस चैप्टर में 1023 सी में रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड है, आप अपनी इनकम का उन्हें डोनेशन देने में यूज करोगे, चलेगा। लेकिन कॉर्पस डोनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को एज कॉर्पस अगर कोई डोनेशन दिया जो उनकी रिसीट उनके कॉर्पस का फॉर्मिंग पार्ट बनेगी, इस डायरेक्शन के साथ उन्हें अगर आपने डोनेशन दिया तो रेसिपिएंट तो फ्री है। 11(1)D में उनके लिए वो रिसीट फुली एग्जेम्प्टेड है, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपका वो डोनेशन दिया जाना चैरिटेबल उसकी इनकम का एप्लीकेशन नहीं कहलाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिए, अगर हमारे ससी ट्रस्ट ने 10,000 रुपीज से ज्यादा अगर कैश में रफली स्पीकिंग पे कर दिया, या अगर उन्होंने जिस इनकम पर टैक्स डिडक्टेबल था उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किए बिना या डिडक्ट करके उसका टाइमली डिपॉजिट किए बिना अगर अमाउंट अगर पे कर दिया, तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए जैसे वो उनका खर्चा 30% अलाउ नहीं होता, वैसे ही ट्रस्ट के लिए भी उनका वो एप्लीकेशन 30% तक एग्जामिशन के लिए एलिजिबल एप्लीकेशन में नहीं आएगा।
सिमिलरली लिमिट से ज्यादा का अगर आपने रफली स्पीकिंग कैश में अगर पेमेंट कर दिया तो वो आपका जैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए लायबल नहीं होता, वैसे ही आपका भी वो कैश पेमेंट एप्लीकेशन के एग्जामिशन के लिए एलिजिबल यहां पर नहीं ट्रीट किया जाएगा। ध्यान रखना केवल क्लॉज 1A की बात हुई है, क्लॉज 1 वगैरह नहीं है। अगर नॉन रेजिडेंट को अगर टीडीएस के डिफॉल्ट के साथ भी अगर ट्रस्ट ने पेमेंट अगर की है तभी भी वो उनकी एप्लीकेशन में आ जाएगी, उन पर ये वाली दिक्कत नहीं लग पाएगी क्योंकि ये केवल सब क्लॉज 1A की बात करता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये मैंने कुछ एग्जाम के लिए ज्यादा जो रेलिवेंट एप्लीकेशन वाले कुछ केसेस हैं वो आपको रिफ्रेश करा दिए। अब आपको याद है ना, अरे लॉ मेकर्स ने ट्रस्ट के लिए 15% तक तो जो एडॉक डिडक्शन है वो लॉ में मेंटेन कर रखी है कि 15% तक तो आप अपनी इनकम को एक्यूमुलेट कर ही सकते हो, उससे आप फ्यूचर में अपने चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको ना कोई पीरियड स्पेसिफाई करने की जरूरत है, ना कोई पर्पस बताने की जरूरत है, इसीलिए हम इसे एक एडॉक डिडक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब एग्जाम के लिए भी एडवाइजेबल आप क्या करें, जो भी ग्रॉस रिसीट है उसमें से 15% का एडॉक डिडक्शन दें, 85% रिक्वायर्ड सम फॉर एप्लीकेशन निकालें, फिर एक्चुअली अप्लाइड सम चेक करें, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, फिर आप टैक्सेबल इनकम तक ट्रस्ट की पहुंच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा तो क्या बात निकल कर आ गई यहां इससे, कि अगर ट्रस्ट को फुल एग्जामिशन चाहिए तो उन्हें एटलीस्ट 85% अपनी इनकम चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए अप्लाई करनी होगी। हालांकि इसके भी दो एक्सेप्शन है। सुनिए क्या, अरे अगर कोई ट्रस्ट को प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम होली या पार्टली रिसीव ही नहीं हुई, तो अगर इनकम के नॉन रिसिप्ट की वजह से अगर वो ट्रस्ट 85% का स्टैंडर्ड मेट आउट नहीं कर पाया या कोई अदर रीजन रहा, जैसे ट्रस्ट को सब्सटेंशियली इनकम अपने प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पर रिसीव हुई जिनको अप्लाई करने का उसे सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से 85% का वो स्टैंडर्ड मेट आउट नहीं कर पाया, तो इस तरह के केस में माय डियर फ्रेंड्स वो जो ट्रस्ट है वो लॉ मेकर्स ने उन्हें कुछ एक्सटेंडेड टाइम अलाउ किया है। इस तरह के केस में जो ट्रस्ट के पार्ट पर शॉर्टफॉल बना है वो उनका जिस ईयर में इनकम उन्होंने अर्न की है उसी ईयर में उनका चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। बस ट्रस्ट की ड्यूटी क्या है, ट्रस्ट की ये ड्यूटी है कि अगर नॉन रिसीट का केस है तो जिस ईयर में वो अमाउंट रिसीव हो उस ईयर में, नहीं तो पक्का उसके नेक्स्ट ईयर में वो जो शॉर्टफॉल थी जिसे अप्लाई नहीं कर पाए थे जिसके लिए उन्होंने टाइम एक्सटेंशन लिया है, वो उस शॉर्टफॉल के इक्विवेलेंट सम को ईयर ऑफ रिसीट या उसके नेक्स्ट ईयर में चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए अप्लाई कर दें। या कोई अदर रीजन रहा था तो जिस ईयर में उन्होंने इनकम डिराइव की है ना उस करेंट ईयर से इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर में उस शॉर्टफॉल के इक्विवेलेंट अमाउंट को वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अप्लाई कर दें, और वो ऐसा करेंगे ये डिपार्टमेंट को बताए तो सही। तो दोनों ही केसेस में ट्रस्ट की ड्यूटी है कि वो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक एक डिक्लेरेशन डिपार्टमेंट को फर्निश कर दें जिसमें वो ये कमिट करेंगे। राइट, अच्छा अगर ट्रस्ट के पार्ट पर वायलेशन हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंस 11(1)(b) में जो आप देखते हैं वो भी रिकॉल कर लीजिए कि अगर नॉन रिसीट का केस था तो हमने आपको ईयर ऑफ रिसीट से नेक्स्ट ईयर का टाइम दिया, अगर उस तक अपने शॉर्टफॉल को अप्लाई कर देते तो अच्छी बात है, आपने नहीं किया तो उसी ईयर ऑफ रिसीट के नेक्स्ट ईयर की वो शॉर्टफॉल वाला अमाउंट आपकी डीम्ड अप्लाइड इनकम अब आपकी टैक्सेबल इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। तो वो शॉर्टफॉल जो आपकी डीम्ड अप्लाइड इनकम हमने बना दी थी लेकिन अब वो आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। और अगर कोई अदर रीजन था तो हमने करेंट ईयर से नेक्स्ट ईयर का टाइम दिया, अगर अप्लाई कर लेते तो अच्छी बात थी, आपने नहीं किया तो करेंट ईयर से उसी नेक्स्ट ईयर की वो डीम्ड अप्लाइड अमाउंट अब आपकी टैक्सेबल इनकम बना दिया जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कोई ट्रस्ट सपोज उस शॉर्टफॉल के अमाउंट को, जैसे मैं केस बनाता हूं कि ट्रस्ट को अपनी इनकम होली या पार्टली रिसीव नहीं हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने ये डिक्लेरेशन फाइल की और ईयर ऑफ रिसीट के नेक्स्ट ईयर तक का टाइम ले लिया। अब उन्हें वो अमाउंट रिसीव तो हुआ लेकिन उन्होंने उस अमाउंट को क्या किया, सपोज किसी अदर चैरिटेबल यूज ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन वगैरह को डोनेशन देने में यूज कर लिया, तो ये नहीं चलेगा, ये आपके पार्ट पर वायलेशन कहलाएगा, ये चैरिटेबल यूज के लिए इनकम का एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर फ्रेंड्स ये जो रिलीफ है इसको बोलते हैं हम क्या, टेम्पररी रिलीफ ना। हाँ, कि इसमें इफेक्टिवली नॉन रिसीट के केस में रिसीट वाले ईयर से नेक्स्ट ईयर, नॉर्मल केस में हम आपको करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी जो ज्यादा अच्छी
फैसिलिटी लॉ मेकर्स ने दी है कहां, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में। तो आइए वो भी रिकॉल कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर ट्रस्ट 15% से ज्यादा अगर इनकम अप्लाई करना चाहता है तो ही कैन डू सो, वो ऐसा कर तो सकता है, लेकिन दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या? तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो यही है फ्रेंड्स कि वो जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बेसिकली किस पर्पस के लिए उस इनकम को वो एक्सेसिव एक्यूमुलेट करना चाहता है, वो पर्पस, और वो किस पीरियड के लिए उसे अप्लाई एक्यूमुलेट करना चाहता है, वो पीरियड स्पेसिफाई करता हुआ एक स्टेटमेंट एओ को फर्निश करेगा। तो एओ के नोटिस और नॉलेज में वो ये बात लेकर आएगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक उसको ये स्टेटमेंट देना है जिसमें वो पर्पस एंड पीरियड स्पेसिफाई करेंगे जिसके लिए वो ये एक्सेस एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। और ये पीरियड 5 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता ना फ्रेंड्स। एंड जो ये एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम का मनी है, वो उनकी ड्यूटी है कि वो 11.5 में स्पेसिफाइड मोड में से किसी मोड में इन्वेस्ट करें। और मोड्स में से कुछ इलस्ट्रेटिव सेंस में मोड मैंने आपको यहां पर ये दिए भी हुए हैं जो ज्यादा काम में आते हैं। अच्छा, अब ट्रस्ट कहे कुछ और करे कुछ, ये नहीं चलेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, रिकॉल कीजिए। अरे, अगर ट्रस्ट ने उस एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम को, जो पर्पस कहा था कि हम इसके लिए उसे एक्सेसिवली एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उन्होंने उस स्पेसिफाइड पर्पस से अलग पर्पस में अगर उसे अप्लाई कर दिया तो ये तो गुनाह माना जाएगा। वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम अब उनकी उस ईयर की टैक्सेबल इनकम बना दी जाएगी जिस ईयर में उन्होंने ये गुनाह किया, मतलब अदर पर्पस के लिए उस इनकम का एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम का एप्लीकेशन मतलब मिसयूटिलाइजेशन किया। या फ्रेंड्स, ट्रस्ट को पहले एग्जामिशन लेनी थी तो उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने फिर अब उस अमाउंट को 11.5 वाले मोड से निकाला और सपोज कीजिए प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में लगा डाला। तो मतलब 11.5 वाले मोड में अगर उसका इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट कंटिन्यू होना सीज कर जाएगा तो जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा होगा उसी ईयर की वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम अब आपकी इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। अरे, ट्रस्ट ने क्या किया, जो पीरियड स्पेसिफाई किया स्टेटमेंट में, जो 5 ईयर से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो चलो उन्होंने 5 ईयर ही स्पेसिफाई किया। तो उसमें उनकी ड्यूटी थी कि वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अप्लाई करते, लेकिन उन्होंने वो स्पेसिफाइड पीरियड निकाल दिया और लॉ मेकर्स ने बोनस दिया कि चलो आप उस साल को छोड़ो, उसकी नेक्स्ट ईयर तक भी अप्लाई कर लो तो चलेगा। लेकिन ट्रस्ट है कि वो बोनस का भी फायदा नहीं उठा रहे, वो नेक्स्ट ईयर भी निकाल दे रहे हैं। तो ऐसे केस में जहां आपने अपना कमिटेड पीरियड भी निकाल दिया और हमने आपको जो नेक्स्ट ईयर दिया था आपने वो भी निकाल दिया, उसमें भी उस एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम को अप्लाई नहीं किया, तो फिर जो आपने पीरियड नोटिस में स्पेसिफाई किया था लाइक 5 इयर्स का, हमने उससे जो नेक्स्ट ईयर आपको दिया उसी नेक्स्ट ईयर की अब वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आपकी इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। एंड सपोज ये जो ट्रस्ट है ये अपने उस एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम वाले फंड को इस चैप्टर वाले किसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन या 1023 की बॉडी को अगर डोनेट करने में यूज करते हैं तो जिस भी ईयर में उन्होंने वो डोनेशन दिया उस ईयर की ही वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम उनकी अब टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा जो लिमिटेशन है वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम से डोनेशन देने पर लगाई गई है, राइट ना। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बागरी फाउंडेशन के केस में ये कहा क्या कि 15% तक का जो एक्यूमुलेशन है वो फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन है, उस पर कोई प्रोहिबिशन नहीं है, इसीलिए आप 15% वाले एक्यूमुलेटेड इनकम से अगर डोनेशन देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो परमिसेबल कहलाएगा, राइट। लेकिन अब मैं वापस से आपको जरा यहीं पर लेकर आया। देखिए, ट्रस्ट ने जो स्टेटमेंट में अपना पर्पस है जिसके लिए वो एक्सेस एक्यूमुलेशन कर रहे हैं वो स्पेसिफाई करना है, तो पर्पस को क्या पर्टिकुलराइज करने की जरूरत है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्रेंड्स भारत कृषक समाज के केस में यह कहा कि ट्रस्ट के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को जिसके लिए वो एक्सेस एक्यूमुलेशन मांग रहे हैं उसे पर्टिकुलराइज करें, स्पेसिफाई करें। इट इज इनफ इफ द ससी सीक्स परमिशन फॉर द एक्यूमुलेशन फॉर द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो एस्टैब्लिश्ड है अगर वो उस ऑब्जेक्ट को भी अगर डिक्लेयर उस स्टेटमेंट में स्पेसिफाई कर दें कि जैसे ट्रस्ट मेडिकल रिलीफ टू पुअर के लिए अगर एस्टैब्लिश्ड है, तो अगर वो
एक्सेस एक्यूमुलेशन वाली स्टेटमेंट में मेडिकल रिलीफ भी अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद चाहे वो मेडिसिन खरीदे, सर्जिकल इक्विपमेंट्स खरीदे, एम्बुलेंस खरीदे, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग में उसे अमाउंट यूटिलाइज करें, सब परमिसेबल कहलाएगा। तो मतलब पर्पस को पर्टिकुलराइज करने की जरूरत नहीं है, आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो ऑब्जेक्ट भी स्पेसिफाई कर दें तो दैट्स इनफ। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने माय डियर फ्रेंड्स जो बात कही वो हमने यहां पर रेफरेंस साथ ही साथ और कर ली है। और आइए, क्या ट्रस्ट बिजनेस इनकम की एग्जामिशन क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। आप रिकॉल कीजिए, जो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसकी सेक्शन 11(1) में सबसे पहले एग्जामिशन गिवन है, और लॉ मेकर्स ने बेयर एक्ट में 11(4)(a) में ये एक्सप्लेनेशन से कह रखा है कि प्रॉपर्टी में बिजनेस अंडरटेकिंग भी आएगी। लेकिन बिजनेस इनकम की एग्जामिशन अगर आपको क्लेम करनी है, दो कंडीशन आपको और फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक तो वो बिजनेस आपके मेन ऑब्जेक्ट के अटेनमेंट से इंसिडेंटल होना चाहिए, मतलब बिजनेस आपका मेन ऑब्जेक्ट के अटेनमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ये कब कहलाएगा? जब बिजनेस में जो आएगा वो आप अपने मेन ऑब्जेक्ट में लगाएंगे इस इंटेंट के साथ, अगर उस बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो वो आपका यहां पर इस कंडीशन के फुलफिलमेंट को यहां पर मतलब इस कंडीशन का फुलफिलमेंट तब कहलाएगा। थांती ट्रस्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कह रखी है। एंड आपको उस बिजनेस के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेन करने होंगे। तो फ्रेंड्स, लॉ मेकर्स ने बिजनेस इनकम की भी जो एग्जामिशन है वो अरेंज की है सब्जेक्ट टू दीज टू कंडीशंस, राइट। अच्छा, यहीं पर मैं कुछ और चीजें आपके साथ में सेक्शन 11 की पार्ट एंड पार्सल जो बनी हुई है वो रेफरेंस आपको करा देता हूं। देखिए, अगर हमारे जो एसोसिएट ट्रस्ट है, अच्छा एक चीज मैं आपके साथ में और शेयर कर लेता हूं कि सर ये बिजनेस इनकम की एग्जामिशन की अभी आपने बात की, और अभी आपने सेक्शन 2 क्लॉज 15 के प्रोविजो में रेफरेंस कराया था कि जो बिजनेस और कमर्शियल नेचर की एक्टिविटीज होंगी, कंसीडरेशन के बदले में रन की जाने वाली जो एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज के होने पर जो पर्पस है वही चैरिटेबल नहीं बनेगा, एग्जामिशन नहीं कहलाएगी। तो कंबाइंड एनालिसिस वैसे तो क्लास में डिटेल में हम करते हैं राइटिंग में डायग्राम वगैरह के साथ में, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं उसको लेकर। देखो, अगर हमारे जो सोशल ट्रस्ट है उनका ऑब्जेक्ट मेडिकल रिलीफ, उनका ऑब्जेक्ट अगर रिलीफ हो टू द पुअर, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, मॉन्यूमेंट्स वाला है, तो उनके केस में तो वो प्रोविजो लगता ही नहीं, राइट माय डियर फ्रेंड्स। कॉमर्शियल एक्टिविटी वाला, ठीक है, 20% वाला, तो उनके केस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटी रन करें, ठीक है। जैसे कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है साथ में मेडिकल शॉप भी चला रहा है, अब मेडिकल शॉप में कोई चैरिटी नहीं है, कंसीडरेशन लेकर मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर कमर्शियल रिसीट्स, आपकी मेडिकल शॉप वाली रिसीट 20% ऑफ टोटल रिसीट से ज्यादा है, कम है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप अपनी इन कंडीशन को फुलफिल करो कि हाँ वो आपका जो बिजनेस है वो आपके मेन ऑब्जेक्ट के अटेनमेंट से इंसिडेंटल है, कि मेडिकल शॉप में जो आएगा वो चैरिटी में लगाया जाएगा, और आप उसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो, तो बात बन जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज हमारे एसोसिएट ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाला है, तो वहां वो अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी रन कर रहे हैं तो भले ही वो एक्टिविटी उनके मेन ऑब्जेक्ट के दौरान वो अंडरटेक करें, भले ही उनके द्वारा सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ली जाए, 11(4)(a) की दोनों बातें पूरी कर दी जाए, लेकिन अगर उनकी वो कमर्शियल एक्टिविटी से रिसीट 20% ऑफ टोटल रिसीट से क्रॉस कर गई तो उनका तो चैरिटेबल पर्पस ही खत्म, उस साल के लिए वो इस चैप्टर से ही बाहर, राइट। मतलब कंक्लूड कर लो कि जिस ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का है, तो उनके लिए बिजनेस इनकम की एग्जामिशन के लिए ना सिर्फ जो कंडीशन अभी हमने 11(4) और 4(a) में देखी है वो फुलफिल होनी चाहिए, बल्कि उनकी कमर्शियल रिसीट्स 20% से क्रॉस भी ना कर रही हो, नहीं तो वो तो इस चैप्टर से पहले ही बाहर हो चुके होंगे, उनके लिए क्या बिजनेस इनकम, कोई भी इनकम की एग्जामिशन उन्हें नहीं मिलने वाली। आइए अब रुक करते हैं थोड़ा सा आगे का। तो फ्रेंड्स, हमारे जो एसोसिएट ट्रस्ट है उन्होंने अगर 11 to 13 में एग्जामिशन, मतलब इस चैप्टर में जो एग्जामिशन है वो न लेनी है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो चुका है, वो उनका इनफोर्स भी है, मतलब ट्रस्ट इस चैप्टर में एग्जामिशन के लिए एलिजिबल है। तो फिर उस केस में वो चाहे कि मुझे सेक्शन 10 में भी एग्जामिशन मिल जाए तो वो नहीं मिल पाएगी। यस, सपोज उनके पास में सेक्शन 10 क्लॉज 15 की कोई एग्जेम्प्टेड सिक्योरिटीज, मतलब जिस सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है वैसी कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने कर रखा है, उससे इनकम आई और वो चाहे
कि औरों की तरह आप हमें भी इसकी बिना एप्लीकेशन की एग्जामिशन दे दो, नहीं मिलेगी। हम दोनों नाव में पैर नहीं रखने देंगे। अगर आप इस चैप्टर में एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप सेक्शन 10 को भूल जाइए। हालांकि उसके 3 एक्सेप्शन हैं। आप अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी एग्जामिशन ले लो। 1023 सी में जहां पर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह की इनकम की एग्जामिशन मिल जाती है, आप ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वाले इसकी जो एग्जामिशन मिल सकती है, अगर आपके पास वैसी कोई इंस्टीट्यूशन है तो आप वो एग्जामिशन ले लो। एंड इसके अलावा 10 क्लॉज 46 में की जो इनकम एग्जेम्प्टेड है उनके लिए हम यहाँ पर ओपन रख रहे हैं। अब वैसे तो असेसमेंट प्रोसीजर में हम रेगुलर बैच में ये 1046 वगैरह डिस्कस करते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर वो अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन आती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, जो जनरल पब्लिक की किसी एक्टिविटी को रेगुलेट, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एस्टैब्लिश्ड होती हैं, जिनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, जो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलाती। गवर्नमेंट की ऐसी नोटिफाइड बॉडी को 10 क्लॉज 46 में नोटिफाइड इनकम्स की जो एग्जामिशन है वो मिल पाती है। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वगैरह हो गए, तो वो 1046 में एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस एक ही बात कैरी करनी है, और वो क्या है कि ये 3 एक्सेप्शन है सेक्शन 10 की। इन 3 एग्जामिशन को छोड़कर बाकी किसी एग्जामिशन के लिए वो ट्रस्ट यहां पर क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब सपोज कोई एसएससी ट्रस्ट मान लेते हैं, हमें पता लगा कि 10 क्लॉज 23 सी या 1046 में भी जो एग्जामिशन या नोटिफिकेशन है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो उसी डेट से फ्रेंड्स उनका इस चैप्टर का जो एग्जामिशन, इस चैप्टर का जो रजिस्ट्रेशन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2020 से ये अमेंडमेंट लाई गई, 1 अक्टूबर 2020 से इफेक्टिव हुई। तो साथ में 1 अक्टूबर 2020 की डेट लगा दी कि अगर इस डेट से पहले ही कोई इस चैप्टर में भी रजिस्टर्ड है और ऐसी कोई अप्रूवल या नोटिफिकेशन भी लेकर बैठा है, तो इसी डेट से उनका इस चैप्टर का रजिस्ट्रेशन बेकार। ठीक है, अगर इस डेट के बाद में रजिस्टर पहले से था, इस डेट के बाद में उसने ऐसी कोई अप्रूवल ली, तो ठीक है, जैसे ही अप्रूवल वो लेंगे तब से उनका इस चैप्टर का रजिस्ट्रेशन बेकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट को पछतावा हो रहा है कि अरे हमने 1023 की अप्रूवल क्यों ले ली, हमारा तो इस चैप्टर में ही एग्जामिशन अच्छी थी। तो ठीक है, अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि उनका वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर का ही वापस से ऑपरेशन में आ जाए, तो ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही ऐसा करेंगे तो उनकी 1023 सी या 2046 की जो अप्रूवल या नोटिफिकेशन है वो इफेक्ट अपना छोड़ देगी उसी डेट से, जिस डेट से उनका इस चैप्टर का जो रजिस्ट्रेशन है वो वापस से ऑपरेशन में आ जाएगा। मतलब एक ही बात है कि अब 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स या तो इस चैप्टर का मतलब 12 या एबी का रजिस्ट्रेशन आपका इनफोर्स रहेगा, और या फिर आपकी 1023 सी या 1046 की जो अप्रूवल या नोटिफिकेशन है वो इनफोर्स रहेंगी। दोनों चीजें साथ में आप लेकर नहीं चल सकते। ये यहां पर हम कह सकते हैं कि इस अमेंडमेंट का क्रक्स है। ओके, और आइए, अगर ट्रस्ट को एग्जेम्पशन चाहिए तो कुछ कंडीशंस उनको फुलफिल करनी होती है ना फ्रेंड्स। किस तरह की कंडीशंस है वो रिकॉल करते जाइए। एक तो एसएससी ट्रस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड। यस फ्रेंड्स, वो एसएससी ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्टर्ड है या नहीं इररिलेवेंट है, लेकिन अगर उसको एग्जामिशन यहाँ चाहिए तो उसे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। यस, मतलब एसएससी ट्रस्ट को प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और उन्हें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो वो एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन जहां तक बात ईयर ऑफ स्टार्ट टू एग्जामिशन की है, कब से एग्जामिशन मिलना स्टार्ट होगी, तो जिस ईयर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया उसी ईयर से एग्जामिशन के लिए वो एलिजिबल यहां पर बन जाएंगे। नॉर्मली तो जो एग्जामिशन है बट यार फ्रेंड्स, वो एसोसिएट ट्रस्ट को जिस ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया उस ईयर से रजिस्ट्रेशन उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आइए फ्रेंड्स मैं इसी फॉर्म में आपको रिकॉल करा देता हूं। जैसे हमारे जो एसोसिएट ट्रस्ट है, सपोज वो डेट ऑफ क्रिएशन उनका ये रहा, 4-5 साल तक उन्होंने एग्जामिशन ले भी ली, रजिस्ट्रेशन से वो अवेयर नहीं
थे और एओ से भी ये मैटर ओवरलुक हो गया, राइट फ्रेंड्स। एंड जैसे ही ट्रस्ट को ये पता लगा कि अरे रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है, उन्होंने फटाक से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और कमिश्नर भी कन्विंस हुए, कमिश्नर ने भी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर दे दिया। तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड तो अब यहां हुआ। हाँ, तो अब उन्हें एग्जेम्पशन कब से मिलनी चाहिए? लॉ के अकॉर्डिंगली जिस ईयर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है उस ईयर ऑफ एप्लीकेशन से वो रजिस्ट्रेशन के वो उस ईयर ऑफ एप्लीकेशन से एग्जेम्पशन के हकदार बनते हैं। तो ईओ क्या कहेगा? ईओ कहेगा कि अच्छा, आपको एग्जेम्पशन तो मिलनी है प्रीवियस से 21-22 से, तो उससे पहले क्या आप हमसे ऐसे ही मजे ले रहे थे? तब तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे। तो ईओ उन सभी पुराने केसेस को रीओपन करने लग जाएगा। उसके पास सेक्शन 147 में केस रीओपन करने की पावर जो है। लेकिन याद कीजिए, अगर गलती ट्रस्ट के पार्ट पर है तो गलती ईओ के पार्ट पर भी है। वो क्या सो रहा था उस टाइम पर? उसे उस टाइम पर ये फैक्ट डिस्कवर करके एग्जामिशन डिसअलाउ कर देनी चाहिए थी। तो सारी गलती ट्रस्ट की थोड़ी ना है। तो लॉ मेकर्स ने ट्रस्ट के बेनिफिशियल यहां पर जो एक्ट कर रखा है, रिकॉल कीजिए कि केवल इस वजह से कि ट्रस्ट अर्लियर ईयर में रजिस्टर्ड नहीं था, जिस ईयर में उनको आपने एग्जामिशन दे रखी है, केवल इस वजह से आप उनके अर्लियर ईयर के केसेस रीओपन नहीं करेंगे। इनफैक्ट जब ट्रस्ट रजिस्टर हुआ, रजिस्ट्रेशन ग्रांट किए जाने की डेट पर अगर उन प्रेसिडिंग ईयर्स में से किसी ईयर का कोई असेसमेंट है, किसी एक पर्टिकुलर ईयर का मान लिया हमने स्क्रूटनी असेसमेंट पेंडिंग चल रहा है, तो अब एओ की ड्यूटी होगी कि वो उस असेसमेंट के कंप्लीशन में उनको सेक्शन 11 एंड 12 की जो एग्जामिशन है वो अलाउ करे। ऐसा नहीं कि अब ये बात जग जाहिर हो गई, हाईलाइट हो गई कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ है तो चलो अर्लियर ईयर के लिए अब बिना एग्जामिशन वाला ऑर्डर बनाऊंगा। अरे अगर आप अलर्ट होते, ईओ अलर्ट होते, तो वो तो पहले से ही बिना एग्जामिशन के ऑर्डर बना रहे होते। लेकिन अब हम केवल ये बात अब हाईलाइट हुई तो इसकी वजह से अब आपको ट्रस्ट के नेगेटिव एक्ट नहीं करने देंगे, आपको एग्जामिशन ट्रस्ट को अलाउ करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चीजें रिकॉल हो रही होंगी। लेकिन लॉ मेकर्स ने ये बेनिफिट ट्रस्ट को दिए जरूर हैं, लॉ मेकर्स ने ट्रस्ट को ये बेनिफिट दिए जरूर हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन के एब्सेंस में अगर आपको एग्जामिशन किसी अर्लियर ईयर के लिए मिल चुकी है और रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाने की डेट पर अगर ऐसे किसी अर्लियर ईयर का असेसमेंट पेंडिंग है, तो एओ की ड्यूटी है कि वो एग्जामिशन की अलावेंस के साथ ही उस असेसमेंट को कंप्लीट करेगा। और अगर किसी अर्लियर ईयर का असेसमेंट उनमें से पेंडिंग नहीं है तो एओ केवल एग्जामिशन को विड्रॉ करने के लिए उन केसेस को रीओपन नहीं कर पाएगा। लेकिन इन बेनिफिट्स के साथ में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। लॉ मेकर्स ने ट्रस्ट को बेनिफिट अवेलेबल कराए हैं, लेकिन वो बेनिफिट ट्रस्ट को कब नहीं मिल पाएंगे, मतलब कब एओ सक्सीड कर पाएगा। तो फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए, देखिए जहां पर ट्रस्ट ने अर्लियर ईयर के लिए एग्जामिशन दे रखी है, अब ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर ने मान लेते रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास नहीं किया है, कमिश्नर ने सपोज रिजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया है, तो कमिश्नर कोई पागल तो है नहीं जो बैठे बैठाए आपका जबरदस्ती ही रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से रिजेक्शन का ऑर्डर बनाएंगे। जरूर ट्रस्ट के पार्ट पर कुछ गलत होगा, जरूर ट्रस्ट की एक्टिविटीज वगैरह से कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जरूर ट्रस्ट की नीयत में कोई खोट होगा जिसकी वजह से ट्रस्ट कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन देने से रिजेक्ट किया होगा। तो अगर वो पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते तो पहले भी रिजेक्शन का चांस बनता था, राइट। तो अब इस तरह के केस में जहां कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया, ऐसे केस में बेनिफिट ट्रस्ट को नहीं मिलेंगे। ऐसे केस में ये अर्लियर ईयर के केसेस रीओपन कर पाएगा, पेंडिंग असेसमेंट को बिना एग्जामिशन के लिए भी कंप्लीट वो कर सकेगा। या चलो एक और केस याद कीजिए फ्रेंड्स, जहां पर कमिश्नर ने पहले तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया लेकिन बाद में ट्रस्ट सपोज चैरिटेबल से कमर्शियल हो गया, अपनी मेन ऑब्जेक्ट से ही भटक गया। मतलब ट्रस्ट कमिश्नर के पास में जहां पावर है कि वो अपनी ग्रांट की जा चुकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हाँ कमिश्नर ने अपनी वही पावर एक्सरसाइज की। अब जैसे ही कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो अब इसके बाद तो वो ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट बन चुका है ना। जब ट्रस्ट ने एग्जामिशन ली थी वो तब भी रजिस्टर्ड नहीं थे और वो अब भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब ऐसे केस में हम एओ को लिमिट करेंगे नहीं, आप ट्रस्ट का कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये गलत होगा। तो ऐसे केस में भी हाँ एओ सक्सीड करेगा, वो अर्लियर ईयर के केसेस रीओपन कर पाएगा, किसी पेंडिंग असेसमेंट को बिना एग्जामिशन के भी वो कंप्लीट कर सकेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक्सेप्शनल नेचर के केसेस भी आपको अच्छे से रिकॉल हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स
कब बेनिफिट अवेलेबल नहीं होंगे? जहां रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ट्रस्ट या तो रिजेक्ट हो जाए या रजिस्ट्रेशन एक बार देकर कैंसिल कर दिया जाए, तो उन केसेस में ये जो भी बेनिफिट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, राइट? अच्छा, अब सपोज ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन लिया था ये कहकर कि वो मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए हॉस्पिटल रन करेंगे, लेकिन उन्होंने आगे क्या किया? हॉस्पिटल बंद करके स्कूल खोल लिया, एजुकेशन पर अपने आप को शिफ्ट कर लिया। तो ऐसे केस में जहां ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ऐसे केस में उनकी ड्यूटी है कि वो अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए, अगर ट्रस्ट की टोटल इनकम सेक्शन 11 एंड 12 की एग्जामिशन अलाउ किए बिना अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट दैट इज 250 से क्रॉस कर रही है, तो उन्हें अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना होता है ना, और ऑडिट की जो भी रिपोर्ट है वो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 1 मंथ बैक उन्हें फर्निश भी करनी होगी। और चाहे कोई भी एग्जामिशन ट्रस्ट लेने की उम्मीद रखें, उनको रिटर्न तो ड्यू डेट तक फाइल करनी ही पड़ेगी। हाँ फ्रेंड्स, रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल हो जानी चाहिए। बिलेटेड रिटर्न में एग्जामिशन का कोई स्कोप नहीं है। बिलेटेड रिटर्न में इस चैप्टर में एग्जामिशन का कोई स्कोप नहीं है। तो सेक्शन 12 ए का सब्सटेंशियल पार्ट हमने यहां पर रिफ्रेश कर लिया, लेकिन हाँ कुछ ड्रास्टिक अमेंडमेंट जो लाई गई हैं सेक्शन 12 ए में, वो मैं जो रजिस्ट्रेशन की नई स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल है, अब उसके साथ में मैं वो रिफ्रेश आपको कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, एक यूनिक सेक्शन सेक्शन 12 ए भी जो इंसर्ट किया गया है, पहले कुछ बेसिक सी चीजें इससे रिलेटेड आइए मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ बेसिक सी चीजें, इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको क्विकली रिफ्रेश करा देता हूं। देखो, 1 अप्रैल 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती थी 12 में, वो अभी भी 12 में ही दी जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले जो रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास हो रहे थे वो 12 में पास हो रहे थे, और उसके लिए मंथ ऑफ एप्लीकेशन से 6 मंथ्स कमिश्नर को मिला करते थे, राइट। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से 12 खत्म, अब 12 ए भी आ गया है, राइट। इस डेट पर जितने भी रजिस्टर्ड पहले से रजिस्टर्ड हुए बैठे हैं, अब उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई इस सेक्शन में करना पड़ेगा। जिन्होंने अप्लाई तो किया है, लेकिन 1 अप्रैल 2021 को जिनकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही थी, अब उनका केस भी इस नए सेक्शन 12 ए बी में शिफ्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर उनका 12 ए बी में बनेगा। जिन्होंने अभी तक अप्लाई किया ही नहीं, बाद में सपोज क्रिएट हो रहे हैं, मान लिया हमने, ठीक है, तो अब उनकी तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर जो रजिस्ट्रेशन ऑर्डर है, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में ही पास होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो नए ट्रस्ट हैं उनके लिए पहली बार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, राइट। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा, 3 इयर्स से 6 मंथ्स पहले आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस तरह की जो नई नई चीजें हैं, वो जो नई स्कीम में आई है, आई होप आपको रिकॉल हो रही होंगी, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाली जो बात है, एक्चुअली जो भी नई एंटिटीज है उनको तो अब इसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। नई जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें एक यूआरएन का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। नए जो ट्रस्ट जो भी एक्टिविटीज इन्हें स्टार्ट करनी है, उन्हें पहले प्रोविजनली रजिस्टर किया जाएगा, 3 इयर्स के लिए वो वैलिड होगा। आइए अब मैं मेनली जो नया सेक्शन आया है उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो 12 ए में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जो चीजें नई जोड़ी गई हैं, वो एक एक करके आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले जो ऐसे ट्रस्ट हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए पड़े हैं, 1 अप्रैल 2021 को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नजर आ रहे हैं, तो उनको 3 मंथ्स का टाइम दिया गया कि आप अप्रैल में जून 3 मंथ्स 30 जून 2021 तक इस 12 ए बी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, राइट। तो 31 मार्च तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, मतलब 1 अप्रैल को जो रजिस्टर्ड हमें नजर आ रहे हैं, उनको अप्रैल में जून 3 महीने का टाइम मिल गया। फिर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर की ड्यूटी होगी कि वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अपलोड किए जाने वाले मंथ के क्लोज होने से 3 मंथ्स में रहकर ही उनका रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास करें। एंड चलो, उनको नई स्कीम में जब रजिस्ट्रेशन मिला, तो वो रजिस्ट्रेशन उनका इफेक्टिव कब से होगा, एग्जामिनेशन के लिए वो एलिजिबल कब से कहलाएंगे। सपोज वो 10 साल से एग्जामिनेशन लेते आ रहे थे पुरानी स्कीम में, पहले भी रजिस्टर्ड थे तो एग्जामिनेशन लेते आ रहे थे, तो क्या वो उनकी विड्रॉ हो जाएगी? नहीं, उन्हें जब रजिस्ट्रेशन पहले ग्रांट हुआ था, वो उसी असेसमेंट ईयर से एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कहलाएंगे। और अब जो नया रजिस्ट्रेशन ये आपको मिला है ना,
अब ये नया रजिस्ट्रेशन जो आपको मिला है ये 5 इयर्स के लिए वैलिड होगा। मतलब 12 AB के आने से अब फॉर एवर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब तो ईच 5 इयर्स के बाद में आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसे ट्रस्ट जो न्यूली रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब जो 31 मार्च 2021 तक 12 में रजिस्टर्ड नहीं हुए पड़े हैं, एक तो वो न्यूली जो हम कह सकते हैं क्रिएटेड ट्रस्ट हैं, या चलो पहले भी क्रिएट हो रखे हैं लेकिन 12 में पहले रजिस्टर्ड जो नहीं हुए हैं, ऐसे ट्रस्ट, या जो ये टेबल बनाई गई है इनमें जो केसेस बताए गए हैं उन केसेस के अलावा अगर कोई केस देखने को मिल जाए, तो अब इनकी ड्यूटी क्या है कि वो नई स्कीम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। कब तक? तो वो जिस भी असेसमेंट ईयर से चाहते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, उनको एग्जामिशन के लिए वो एलिजिबल बन जाए, उस असेसमेंट ईयर के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से 1 मंथ प्रायर उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। चलो उन्होंने कर दिया, जिस भी मंथ में वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना, उस मंथ के क्लोज होने से 1 मंथ में रहकर उन्हें रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। और ये तो इम्प्लाइड है कि एग्जामिशन के लिए वो एलिजिबल किस ईयर से कहलाएंगे? जिस फाइनेंशियल ईयर, जिस प्रीवियस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अपलोड की उस प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, सीधा सीधा मैं कहूं तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल किए जाने वाले ईयर से वो एग्जामिशन के लिए एलिजिबल कहलाएंगे। और ये जो न्यूली फॉर्म्ड ट्रस्ट है, इनको पहले प्रोविजनली रजिस्टर किया जाएगा 3 इयर्स के लिए ना, जिस असेसमेंट ईयर से वो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं उस असेसमेंट ईयर से 3 इयर्स तक वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड होंगे। चलो हो गए। अब प्रोविजनली रजिस्टर्ड ट्रस्ट का क्या? जिस भी उनका जब भी वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है उससे 6 मंथ्स प्रायर, या सपोज उन्होंने एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट कर दी हैं, तो जिस भी मंथ में एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी उस मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, तो उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब खत्म होने वाला है, उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाले डेट से 6 मंथ्स प्रायर, या उन्होंने एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट नहीं की थी तभी प्रोविजनल रजिस्टर्ड किया गया होगा, तो अब एक्टिविटीज स्टार्ट की जाने वाले मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में पहले इवेंट ऑकर होगी उससे 6 मंथ्स उस में उन्हें फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और उन्होंने जब भी फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन अपलोड कर दी उस मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स में कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर की ये ड्यूटी होगी कि वो उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दें। अच्छा, तो उन्हें एग्जामिशन कब से मिलेगी? उसी फर्स्ट ईयर से जिस ईयर के लिए उन्हें प्रोविजनली रजिस्टर किया गया था, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें अब जो फाइनल रजिस्ट्रेशन ये मिला है ये 5 इयर्स के लिए वैलिड होगा। और ये तो इंप्लाइड है कि कमिश्नर कभी भी किसी को भी रजिस्ट्रेशन अगर ग्रांट करेंगे वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट, उसकी एक्टिविटीज की जेन्युइननेस वगैरह से। एंड फ्रेंड्स, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये इनको फाइनल जो मिला है ये कब तक वैलिड कहलाएगा? तो 5 इयर्स के लिए ना, 5 इयर्स की टाइम लिमिट कब से काउंट होगी? तो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से। मतलब यहां क्या हो हमें देखने को मिलेगा, ब्रॉडली स्पीकिंग, आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 3 साल के लिए, वो था 2.5 इयर्स पर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए रफली स्पीकिंग चले गए, वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन जो मिला उसके लिए 5 इयर्स का टर्म है जरूर, लेकिन 5 इयर्स में वो 2.5 इयर्स भी काउंटिंग में आ जाएंगे जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपके रहे होंगे, जिनमें आप प्रोविजनल रजिस्टर्ड ब्रॉडली स्पीकिंग रहे होंगे। तो यहां इस केस में प्रोविजनल से फाइनल वाला जो सीन बना है, इस केस में अगली हाजिरी ट्रस्ट को जल्दी लगानी पड़ेगी, रफली स्पीकिंग। ओके, अच्छा, देन आगे ये मान लेते हैं ट्रस्ट 12 AB में अब रजिस्टर हो गए, तो उनका 12 AB का रजिस्ट्रेशन जब समाप्त होने जा रहा है उससे 6 मंथ्स प्रायर उन्हें फिर से फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और वो जिस भी मंथ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उस मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स में उनको अगेन 12 AB का फाइनल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। और ये तो कॉमन सी बातें हैं कि वो उसी असेसमेंट ईयर से एग्जामिशन के लिए अगेन एलिजिबल बन जाएंगे जिससे रिलेटेड प्रीवियस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, और अगेन वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होगा। और ये इंप्लाइड है कि कमीशन अपने सेटिस्फेक्शन के बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे। तो ये जो कुछ चीजें है ना कि एग्जामिशन आपको उसी असेसमेंट से मिलेगी जिससे रिलेटेड प्रीवियस में अपने एग्जामिशन के लिए अप्लाई किया, 5 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कमिश्नर अपने सेटिस्फेक्शन पर ग्रांट करेंगे, ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स ये तो कॉमन है।
ओके, आगे के दोनों पार्ट्स में भी आपको सेम टू सेम काम आने वाली है, लेकिन वो आगे के पार्ट भला है क्या, तो सुनिए। अरे अगर कोई ट्रस्ट मान लेते हैं जिसके पास में 12 AA या AB का रजिस्ट्रेशन भी था और 1023C की भी अप्रूवल ले ली, जिसकी वजह से उनका इस चैप्टर का रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो गया था, तो वो वापस से ऑपरेशन में उसको आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, उन्होंने ऐसा किया। तो फ्रेंड्स, जहां पर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अगर इनऑपरेटिव हुआ पड़ा है और वो चाहते हैं कि उनका ऑपरेटिव हो जाए, तो वो जिस भी असेसमेंट ईयर से वापस से उस रजिस्ट्रेशन को ऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, उन्हें उस असेसमेंट के स्टार्ट होने से 6 मंथ्स प्रायर रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब उस रजिस्ट्रेशन को वापस ऑपरेशन में लाने के लिए अप्लाई करना होगा। और वो जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देंगे उस मंथ के क्लोजिंग से 6 मंथ्स में कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर अपना ऑर्डर पास कर देंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था कि अगर ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, यस, उनको तो मेडिकल रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन मिला था, अब उन्होंने हॉस्पिटल बंद करके स्कूल खोल लिया, एजुकेशन पर अपने आप को शिफ्ट कर लिया, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मॉडिफिकेशन की डेट से 30 डेज के अंदर आप फ्रेश फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, चलो कर दिया, तो जिस भी मंथ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे उस मंथ के क्लोजिंग से 6 मंथ्स में रहकर जो उस नए ऑब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर उनको ग्रांट कर देंगे अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स आप एक चीज नोट कर रहे हैं, देखो पीरियडिसिटी ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं बस इस लास्ट केस को अगर यहां से हटा दूं, जिसमें तो मुझे विश्वास है कि आपको ये टाइम लिमिट याद हो गई होगी 30 डेज वाली, अगर मैं इस लास्ट केस को हटा दूं तो बाकी सभी जगह पीरियडिसिटी सेम है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट पार्ट में 3 मंथ्स एप्लीकेशन के लिए मिले थे, है ना, और 3 मंथ्स में रहकर आप कमिश्नर को आगे ऑर्डर पास करना था। तो आप इस तरह से थोड़ा सा टाइम लिमिट ज्यादा हो रही है, इसीलिए मैं बस थोड़ी सी ये एक लिंकेज बनवा रहा हूं कि जो पीरियडिसिटी है वो पीरियडिसिटी आप देखिए कि सेम टू सेम है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। एंड बस फर्क है तो लास्ट वाले पार्ट में, और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीजें याद हैं इस वाले केस में, कि जब ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा तो विद इन 30 डेज वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, ये हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट है, बस हम इस बात को ध्यान रख लें तो काफी है। और ये तो इंप्लाइड है, पुरानी स्कीम में भी हुआ करता था कि जो टाइम लिमिट से मैंडेटरी नेचर की है, अगर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ने वो टाइम निकाल दिया और कोई ऑर्डर पास नहीं किया तो वो ट्रस्ट डीम टू बी रजिस्टर्ड ट्रस्ट कहलाएगा। याद आया सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वाला सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही थीम अडॉप्ट की थी। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको हिंट किया भी था कि कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास में अपने ग्रांट किए चुके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की भी पावर है। यस माय डियर फ्रेंड्स, बस वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को छोड़कर वो अपने ग्रांट किए जा चुके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर यहां पर रखते हैं। और ये किन किन केसेस में नॉर्मली पॉसिबल हमें देखने को मिलता है, तो यस, देखो ट्रस्ट ने जब रजिस्ट्रेशन लिया था तब उनकी एक्टिविटी जेन्युइन थी, लेकिन अब वो चैरिटेबल से कमर्शियल हो गए मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रस्ट की एक्टिविटीज अब जेन्युइन नहीं रही या वो अपने मेन ऑब्जेक्ट से ही भटक गए, ठीक है, मेडिकल रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन मिला था, एजुकेशन पर शिफ्ट कर लिया और उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, ठीक है, या फ्रेंड्स ट्रस्ट का केस सेक्शन 13 में कहीं फॉल कर रहा है, वो भी मैं अभी आपको यहां पर रिफ्रेश करा दूंगा, सेक्शन 13 के ये सारे केसेस जिनकी की वहां पर बात चल रही है। ओके, या ट्रस्ट को सपोज किसी अदर लॉ की कोई रिक्वायरमेंट कंप्लाई विद करनी थी जो उनके ऑब्जेक्ट को अचीव किए जाने के लिए मटेरियल है, लेकिन उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन लिया था तब तो सब ठीक था, उसके बाद में सपोज उन्होंने किसी अदर लॉ की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट को ही वायलेट कर दिया जो उनके ऑब्जेक्ट के अटेनमेंट के लिए नेसेसरी है, राइट, उन्होंने किसी अदर एक्ट की किसी ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का वायलेशन कर दिया, उस एक्ट में उनका ऑर्डर पास हो गया कि हाँ आप अंडर वायलेशन है, और ट्रस्ट ने उस ऑर्डर को या तो डिस्प्यूट ही नहीं किया है या किया लेकिन केस हार गए, वो डिस्प्यूट सपोज फाइनलिटी अटेन कर चुका है, तो इस तरह की सिचुएशन में कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो अपने द्वारा ग्रांट किए जा चुके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं।
राइट फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पर कुछ प्रोस्टल नेचर की चीजें हैं जो क्विकली ये रिफ्रेश कर ली हैं। और अब मैं ले चलता हूं एक हार्श सेक्शन, सेक्शन 13 में आपको, जहां पर कुछ ऐसे केसेस में बताए गए हैं जिनमें ट्रस्ट एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएगा। जिनमें पहला केस तो माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल क्लैरिफिकेटरी है, जिनमें पहला केस तो 100% क्लैरिफिकेटरी नेचर का है। यस, जो पहला केस है वो 100% उस केस वहां क्लैरिफिकेटरी नेचर का है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको ये रिकॉल कराता आ रहा हूं ना कि जो एग्जेम्पशन है वो पब्लिक ट्रस्ट को दी गई है। तो जो प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट है वो एग्जेम्पशन का ख्वाब ना देखें। उनकी तो जो एंटायर इनकम है जो वो पब्लिक के लिए यूज कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो प्राइवेट ट्रस्ट हैं, तो उनकी तो एंटायर इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। लेकिन थोड़ा जो ज्यादा रेलिवेंट है वो कौन सा केस है, याद कीजिए फ्रेंड्स, ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस नहीं, चैरिटेबल, ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट के बेनिफिट के लिए अगर क्रिएट हो रखे हैं, कि भाई अगर कोई हॉस्पिटल बनाया है, फ्री में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन हिंदू पेशेंट को ही ट्रीट किया जा रहा है, ऐसी लिमिटेशन है, तो सब बेकार हो गया। फिर उस केस में लॉ कहता है कि एनी इनकम ऑफ सच ट्रस्ट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, मींस एंटायर इनकम ऑफ सच ट्रस्ट विल बी टैक्सेबल। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन भी तो है, रिकॉल कीजिए फ्रेंड्स, क्या कि अगर वो ट्रस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन एंड चिल्ड्रंस के बेनिफिट के लिए सोलली अगर क्रिएट हुआ है, तो फिर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट के बेनिफिट के लिए क्रिएटेड नहीं माना जाएगा, मतलब वो ट्रस्ट एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल कहलाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोई ट्रस्ट मान लेते हैं चैरिटेबल है, रिलीजियस है, तो वो अपनी इनकम और प्रॉपर्टी को चैरिटी या रिलाइजन के प्रमोशन में अप्लाई करे ना। लेकिन अगर वो ट्रस्ट सेक्शन 13(3) में जो स्पेसिफाइड पर्सन है, जैसे ट्रस्ट के ट्रस्टी हो गए, है ना, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट हो गए, इनके रिलेटिव वगैरह हो गए, सब्सटेंशियल डोनर हो गए जिन्होंने ट्रस्ट को 50,000 ज्यादा का डोनेशन दिया होता है, तो ऐसे जो सब्सटेंशियल डोनर हैं या ट्रस्ट ऑथर वगैरह, ट्रस्टी ऑथर वगैरह या उनके रिलेटिव वगैरह हैं, तो ऐसे किसी स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट अपनी इनकम या प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेता है, तो फिर लॉ कहता है कि एनी इनकम ऑफ सच ट्रस्ट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, मींस एंटायर इनकम ऑफ सच ट्रस्ट विल बी टैक्सेबल। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट एजुकेशनल या मेडिकल ट्रस्ट हैं और वो अपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को अपनी एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटीज दे देते हैं, तो केवल इस वजह से उनकी सारी एग्जेम्पशन वापस नहीं ली जाएगी। उनकी, उन्होंने जो बेनिफिट अपने स्पेसिफाइड पर्सन को ये एजुकेशनल या मेडिकल नेचर का प्रोवाइड किया, उसकी वैल्यू को छोड़कर बाकी ट्रस्ट की जो भी इनकम है उनके रिस्पेक्ट में सेक्शन 11 की जो एग्जामिशन है वो डिनाई नहीं की जाएगी, मतलब अदर इनकम के रिस्पेक्ट में जो एग्जामिशन है वो नॉर्मली दी जाएगी। हाँ, बस जो बेनिफिट उन्होंने अपने स्पेसिफाइड पर्सन को दिया है, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, दूसरों को देते तो 10,000 रुपीज लेते जो आपने उनसे नहीं लिया, या सपोज एट कंसेशनल रेट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि औरों को अगर आप अपनी मेडिकल फैसिलिटी देते तो 10,000 लेते, लेकिन आपने स्पेसिफाइड पर्सन से केवल 1,000 रुपीज लिए, तो मतलब 9,000 से आपने उनको बेनिफिटेड किया, तो बस वो बेनिफिट ही अब ट्रस्ट की केवल इनकम ट्रीट किया जाएगा। चलो हम कहेंगे कर लो, कम से कम जो बाकी सारी इनकम्स की एग्जेम्पशन छिनती वो तो यहां पर बच गई, राइट ना फ्रेंड्स। तो लॉ मेकर्स ने एक स्कीम इस तरह की लॉ में यहां मेंटेन कर रखी है। और एक जरूरी बात, क्या अगर ट्रस्ट ने अपना 1,000 रुपीज का फंड भी 11(5) में स्पेसिफाइड मोड से अलग किसी मोड में अगर इन्वेस्टर डिपॉजिट कर दिया तो वो फंस गए। फिर उस केस में लॉ कहता है एनी इनकम ऑफ सच ट्रस्ट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। इसका मतलब क्या है, एंटायर इनकम ऑफ सच ट्रस्ट विल बी टैक्सेबल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सेक्शन 13 आपको रिकॉल हो गया होगा। और आइए, अभी तक तो मैंने आपके साथ में जो पब्लिक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है उनको जिन इनकम्स की एग्जामिशन दी गई है, जिन कंडीशंस के साथ दी गई है, जिस तरह की प्रोविजन रही हैं, वो सारी आपको रिकॉल करा दी। लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं ट्रस्ट इनकम के टैक्सेशन पर, और उसमें मैं सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको ट्रस्ट टैक्सेशन के लिए जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं वो रिकॉल करा देता हूं। देखिए, ये तो इंप्लाइड है कि टैक्सेशन की अगर बात हो रही है तो पब्लिक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट की वही इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगी होगी उसी को टैक्स करने की बात चलेगी। वो नॉर्मली
स्लैब रेट्स से टैक्सेबल बनाई गई है। हाँ, इसके दो एक्सेप्शन हैं। कौन से? अरे अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट का केस सेक्शन 13(1)(c) में कवर हो रहा है, मतलब उसने स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अपनी इनकम या प्रॉपर्टी को अप्लाई कर डाला है, या वो 13(1)(d) में फॉल कर रहे हैं, मतलब इस 11(5) से अलग मोड में उन्होंने पैसा अपना लगा रखा है, तो ऐसे केस में उस ट्रस्ट की जो इनकम है उस पर स्लैब नहीं, एमएमआर से जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। और एमएमआर तो आपको पता है ना फ्रेंड्स, 30% टैक्स रेट, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए हाईएस्ट टैक्स रेट, हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट दैट इज 30%, एंड उस पर एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल मैक्सिमम सरचार्ज दैट इज 37%, और एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल मैक्सिमम सेस दैट इज 4%। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट कहलाता है। सेक्शन 2 क्लॉज 29(c) में मैक्सिमम मार्जिनल रेट का जो मीनिंग है वो मैंने बस आपको क्विकली रिफ्रेश करा दिया है। सेक्शन 2 की डेफिनेशन है, वैसे हर जगह काम आती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो थोड़ी देर में आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब मैं आपको पहले ले चलता हूं टैक्सेशन में एनोनिमस डोनेशन के टैक्सेशन को लेकर जो कुछ खास चीजें हैं उनमें। 115BBC में एनोनिमस डोनेशन का मतलब हम सबसे पहले किससे लें ये जानना जरूरी है। तो देखो, कोई भी ऐसा डोनेशन जिसको किसने दिया है, जिस डोनेशन को जिसने दिया है उस डोनर के नेम एंड एड्रेस की आइडेंटिटी का रिकॉर्ड अगर ट्रस्ट मेंटेन नहीं करता है तो वो एनोनिमस डोनेशन में नॉर्मली आता है। हालांकि बोर्ड के पास भी पावर है कि वो भी कुछ अदर रिकॉर्ड प्रेस्क्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर ट्रस्ट ने वो प्रेस्क्राइब रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं किया तो वो भी एनोनिमस डोनेशन का केस यहां पर कहलाएगा। राइट फ्रेंड्स, लेकिन करेंगे क्या हम इस एनोनिमस डोनेशन का? तो एनोनिमस डोनेशन के टैक्सेशन के लिए फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए, एक लिमिट तक का जो एनोनिमस डोनेशन होता है दैट इज 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर, एक लिमिट तक का जो एनोनिमस डोनेशन है उसके लिए यह हार्श सेक्शन एप्लीकेबल नहीं बनाया गया है। वो नॉर्मल प्रोविजन से ही टैक्स होगा, 115BBC के दायरे में नहीं आएगा, मतलब आप उससे 15% की एडॉप रिडक्शन, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन वगैरह ले सकेंगे। लेकिन ये जो लिमिट बनी थी ना 5% डोनेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर की, इस लिमिट से ऊपर के जो भी एनोनिमस डोनेशन होंगे, मतलब टोटल एनोनिमस डोनेशन माइनस लिमिट, जो भी ये एक्सेस एनोनिमस डोनेशन हम जिन्हें कह सकते हैं निकल कर आएंगे, उस एक्सेस एनोनिमस डोनेशन पर आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी, टैक्स भी लगेगा तो सीधा हाईएस्ट स्लैब रेट दैट इज 30% से। नो डाउट सरचार्ज एंड सेस नॉर्मली एप्लीकेबल होंगे, तो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन पर एमएमआर नहीं है, ध्यान रखना 30% का टैक्स रेट है, सरचार्ज एंड सेस तो नॉर्मली वर्क करेंगे। सरचार्ज के लिए ट्रस्ट की टोटल इनकम वगैरह चेक की जाएगी, उसके हिसाब से उन पर सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड हो पाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसी रिलेशन में एक दो चीजें मैं आपको पहले और रिकॉल करा देना चाहता हूं, सुनिए। देखो, ये जो एनोनिमस डोनेशन का टैक्सेशन है इसकी एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी भला किन पर फिक्स की गई है? अगर ट्रस्ट होली रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्रिएटेड है तो 115BBC दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एक रिलीजियस ट्रस्ट के लिए एक एक डोनेशन का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर पाना प्रैक्टिकेबल नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि फिर तो हर एक मंदिर में हर एक मूर्ति के पास में जो भी इनफैक्ट गॉड गॉडेस की जो भी आइडल वगैरह है उनके साथ में आपको पता है कैश बॉक्स के साथ में एक बंदा बिठाना पड़ जाएगा, है ना, स्पेशली इसी काम के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं, इसलिए उनको रिलैक्स कर दिया। उनके जो भी टोटल एनोनिमस डोनेशंस होंगे वो नॉर्मल प्रोविजन से ही डील हो पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर कोई ट्रस्ट होली चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट हुआ है तो ऐसे केस में तो 115BBC पक्का लगेगा, और रिजल्ट तो आपको पता ही है, लिमिट तक नॉर्मल ट्रीटमेंट और लिमिट से ऊपर के जो भी एनोनिमस डोनेशंस होंगे उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। तो जो रिजल्ट है वो तो आपने अभी ये देख ही रखा है। एंड फ्रेंड्स अगर कोई ट्रस्ट बोथ पर्पसेस के लिए क्रिएटेड है, मतलब वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट सपोज चैरिटेबल एज वेल एज रिलीजियस, जैसे उस ट्रस्ट के पास में मान लेते हैं कि एक डिस्पेंसरी भी है, हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं और साथ में उनके पास में टेंपल भी है, तो ऐसे केस में उन्हें जो एनोनिमस डोनेशंस रिसीव हुए हैं हम चेक करेंगे, अगर वो उस ट्रस्ट के द्वारा रन किए जाने वाली मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज की स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिले हैं तो 115BBC लगेगा। अगर कोई अदरवाइज केस है जैसे टेंपल में यूज की डायरेक्शन के साथ मिले हैं तो 115BBC नहीं लगेगा, बात खत्म,
ठीक है। ये एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी तो मैंने आपको रिफ्रेश करा दी, लेकिन एनोनिमस डोनेशन को लेकर एक दो इश्यूज मैं आपके साथ में यहां और डिस्कस कर लेता हूं, जिससे प्रैक्टिस सेशन में आप और ज्यादा कंफर्ट जोन में अपने आप को फील कराओगे। तो देखिए, यहां एनोनिमस डोनेशन के टैक्सेशन को लेकर एक दो चीजें क्या डिस्कशन के लिए फर्दर बनती हैं कि हम इस इफेक्ट को पिक्चर में लाएंगे कैसे। तो उसके लिए एक थीम आप यहां पर अडॉप्ट कर लें। देखो, एक एग्जांपल से मैं वो चीजें आपके सामने यहां पर रख देता हूं। आप देखेंगे यहाँ जो केस मैं आपके लिए ले रहा हूं, सपोज ट्रस्ट के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 100 lakhs के टोटल है, जिसमें कॉर्पस डोनेशन 10 lakhs, एनोनिमस डोनेशन 20 lakhs और नॉर्मल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 70 lakhs है। टोटल इस तरह से 100 lakhs के टोटल डोनेशन उन्हें मिले। अब यहाँ 5% ऑफ टोटल डोनेशन हम चेक करेंगे, राइट। 5 lakhs और 1 लाख की लिमिट कंपैरिजन के लिए रखेंगे, विच एवर इज हायर। यहां तक के जो एनोनिमस डोनेशंस हैं उनके लिए नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, राइट। मतलब एग्जामिशन भी लोगे और टैक्स भी लगाने की बात आएगी तो स्लैब रेट से लगाओगे। लेकिन इस 20 lakhs के टोटल एनोनिमस डोनेशन में से लिमिट वाले आप हटा दो, जिन पर आप नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई कर रहे हो। जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन है, दैट इज 20 - 5, दैट इज 15 lakhs, उस पर 11 and 12 की एग्जामिशन खत्म, उस पर सीधा 30% टैक्स एंड सरचार्ज एंड सेस नॉर्मली लगेगा। तो ऐसा इफेक्ट आ जाए, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम तो अपने सॉल्यूशन में ग्रॉस रिसीट के साथ जो एनोनिमस डोनेशंस ऐड करेंगे, ग्रॉस रिसीट अदर देन एनोनिमस डोनेशंस जो भी हैं उनके साथ में एनोनिमस डोनेशन केवल लिमिट तक के लेंगे। जैसे हमारे इस एग्जांपल में 5 lakhs तक के हम ले रहे होते हैं। फिर इससे 15% डिडक्शन, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन, टोटल इनकम जब निकलने वाली होगी तब लास्ट में चुपके से वो एक्सेस एनोनिमस डोनेशंस हम यहां पर ऐड कर देंगे। टोटल इनकम फाइनली आ गई, और जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशंस हैं उन पर 30% से टैक्स लगा देंगे, और बैलेंस जो भी टोटल इनकम बचेगी ट्रस्ट की, उस पर स्लैब रेट अप्लाई कर देंगे। इनका सम एग्रीगेट करेंगे, वो टैक्स लायबिलिटी यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मूव करना होगा, ठीक है। तो आई होप ये जो स्कीम है, ये स्कीम आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी कि इस तरह से जो चीजें हैं उनको हमें इफेक्ट देना है। तो ये ट्रस्ट इनकम एक्चुअली एनोनिमस डोनेशन के टैक्सेशन को लेकर किस तरह से हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में मूव करना है, उसकी वो जो थीम है वो मैंने आपके सामने अभी रखी। अब एक इश्यू यहाँ पर ये भी आता है कि सर, हमें अगर गवर्नमेंट ग्रांट भी अगर दी जाए क्वेश्चन में कि भाई ट्रस्ट को ये गवर्नमेंट ग्रांट है जो रिसीव हुई है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, फाइनेंस एक्ट 2015 से इनकम की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 में गिवन है, वहां एक सब क्लॉज 18 आ चुका है, और उससे जो भी सब्सिडी, ग्रांट, रिम्बर्समेंट, वेवर, कंसेशन, इनफैक्ट असिस्टेंस इन एनी फॉर्म इनकम ट्रीट किए जा चुके हैं। तो एक तो गवर्नमेंट ग्रांट अदर इनकम की तरह एक इनकम ही है, ठीक है। तो टैक्स इंप्लीकेशन पर्पस के लिए वो इनकम के तौर पर ली जानी है। और दूसरी बात यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, कि क्या हम इसे 5% ऑफ टोटल डोनेशन जब हमें लेना हो तो उसमें कंसीडर करेंगे क्या, ये 5% ऑफ टोटल डोनेशंस का पार्ट बनेगी क्या। तो आपने एग्जाम के लिए जो सॉल्यूशन तैयार करना है, आपने माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम्स के लिए जो सॉल्यूशन तैयार करना है, मैं सजेस्टेड थीम आपके सामने पहले रखता हूं। इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि यहां पर बात हो रही है 5% ऑफ टोटल डोनेशन, मतलब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की, जो वॉलंटरली दिए जाते हैं, और ग्रांट तो कंडीशंस के साथ आती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो 5% ऑफ टोटल डोनेशंस का पार्ट मत बनाइए। ये इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती हैं कि आप ऐसा करें। वो सजेस्टेड सॉल्यूशन में फ्रंट पर जो आंसर तैयार करती हैं उसमें वो गवर्नमेंट ग्रांट को टोटल डोनेशंस का पार्ट नहीं बनाती। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और ही होता है। प्रैक्टिकली माय डियर फ्रेंड्स हमें ये देखने को मिलता है क्या, जो ट्रस्ट की रिटर्न जाती है आईटीआर 7 में, ट्रस्ट का माय डियर फ्रेंड्स आईटीआर फॉर्म आप फाइल करते होंगे प्रैक्टिकली आईटीआर 7, उसमें आप देखिए जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस वाला, डोनेशंस वाला जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में ही ये जो ग्रांट है, चाहे गवर्नमेंट से मिली, कॉर्पोरेट से मिली, जो ग्रांट है वो बेसिकली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट है।
आप देख रहे हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में ही डियर फ्रेंड्स ये जो ग्रांट है ये कवर की गई हैं। ओके, और तो मतलब जो प्रैक्टिकली तो जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो गवर्नमेंट ग्रांट डोनेशंस में ही दिखानी होती हैं, उसी का पार्ट यहाँ पर बनती हुई हमें नजर आती हैं। और जो फॉरेन रिसीट्स है ट्रस्ट की, बेसिकली यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर इंक्लूडिंग ग्रांट ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को टोटल किया गया, उसके बाद जो ये रिजल्ट आया, ठीक है, और 5% आपसे जो निकलवाया जाएगा वो उसका निकलवाया जा रहा है, वो उसका निकलवाया जा रहा है जिसमें ऑलरेडी जो ग्रांट है वो इंक्लूड है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसी में ग्रांट इंक्लूड करा दी, ठीक है, और उसी को फ्रेंड्स यहां आप देखिए इस सी का पार्ट बनाया गया, ठीक है, और इस पर 5% अप्लाई किया जा रहा है। मतलब प्रैक्टिकली तो हम ग्रांट को डोनेशन से अलग रख ही नहीं सकते, हमें मैंडेटरली ग्रांट को प्रैक्टिकली डोनेशन का पार्ट बनाना ही पड़ेगा, 5% का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। और ये बात इंस्टीट्यूट को भी अब समझ आने लगी है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन तो अपना तैयार करते हैं अपनी उसी थीम पर बेस्ड होकर के। ग्रांट वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन के पार इसलिए नहीं रखी जा सकती क्योंकि वो वॉलंटरली रिसीट होती, वो वॉलंटरली किया गया पेमेंट होता है, लेकिन ग्रांट कंडीशंस के साथ आती है, इसीलिए ग्रांट को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का पार्ट हम नहीं बनने देंगे। लेकिन फिर एक नोट इंस्टीट्यूट दे देती है कि प्रैक्टिकली आईटीआर 7 में सिंस गवर्नमेंट ग्रांट को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का पार्ट बनाया जाता है, तो आप अपने सॉल्यूशन को उस तरह से भी वर्कआउट कर सकते हो, हम आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, हम खुद कह रहे हैं कि आप अपने सॉल्यूशन को उस तरीके से भी बना सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट वाला जो इशू है ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको रिफ्रेश हो गया होगा, ठीक है। और आइए अब मैं लेकर चलता हूं आपको जो एग्जिट टैक्स का कॉन्सेप्ट है उसमें। आई होप पब्लिक चैरिटेबल जस्ट ट्रस्ट से रिलेटेड अभी तक हमने जो एग्जामिनेशन टैक्सेशन वगैरह की बातें की एनोनिमस डोनेशंस के साथ में वो आपको रिकॉल हो गई होंगी। और अब मैं आपको एक्रेडिटेड इनकम का जो टैक्सेशन है वो क्विकली रिफ्रेश कराता हूं। आइए जरा देखिए, एक्रेडिटेड इनकम के टैक्सेशन से रिलेटेड जो चीज है लॉ मेकर्स ने हमें लॉ में प्रोवाइड कर रखी है, सेक्शन 115 टीडी जो इस चैप्टर की जान है, टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम वाले इस कॉन्सेप्ट की जो जान है, इस सेक्शन 115 टीडी की एप्लीकेबिलिटी किन पर फिक्स की गई है, एक तो 12 AA या AB मतलब इस ट्रस्ट चैप्टर में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस है उन पर। अच्छा, उनके केसेस वाकई कब इस 115 टीडी के दायरे में आ जाएंगे, तो अगर वो ट्रस्ट अपने आप को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जो इस चैप्टर में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए एलिजिबल ना हो, जैसे कोई ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप को नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट में, रिलीजियस ट्रस्ट अपने आप को नॉन रिलीजियस ट्रस्ट में कन्वर्ट कर ले। हालांकि लॉ मेकर्स ने कोई रूल नहीं छोड़ा, उन्होंने वाकई इस कन्वर्जन में कौन सा केस आएगा अपनी तरफ से बता दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए या अगर वो अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर ले और नए ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना करें या करें लेकिन उनकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसा कन्वर्जन हुआ कहलाएगा, मतलब केस इस फर्स्ट पॉइंट में आया हुआ ट्रीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर और कौन से केस कवर्ड है, जहां हमारे एसोसिएट ट्रस्ट किसी ऐसी एंटिटी के साथ में मर्ज हो जाए जो जिनका हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के सिमिलर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, या जो 12AA या AB में रजिस्टर्ड ही नहीं है, या जिनका ना हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना जो 12AA और AB में रजिस्टर्ड है। मतलब आप चाहते हो कि आप पर ये जो हार्स सेक्शन है वो अप्लाई ना हो, आप ये चाहते हो तो अपनी कार्बन कॉपी जैसे ट्रस्ट के साथ में मर्ज हो जाओ। मतलब अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट ऐसी एंटिटी के साथ मर्ज होते हैं जिनका हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के सिमिलर ऑब्जेक्ट है एंड जो 12AA और AB में रजिस्टर्ड भी हैं, तो ये सेक्शन उन्हें परेशान नहीं करेगा, अदरवाइज आपका केस यहां पर कवर हो जाएगा। इसके अलावा फाइनली
एक जो केस कवर किया गया है यहाँ वो कौन सा है कि अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हो रहा है और वो अपनी ऑल असेट्स को 12 ए बी में रजिस्टर्ड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन या 1023 में अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते अपने डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स के अंदर, अगर वो अपनी ऑल असेट्स का अगर 12 ए बी या 1023 वाली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं करते तो भी उनका जो केस है वो 115 टीडी के दायरे में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली बात केवल मर्जर में है, डिसोल्यूशन में नहीं है। तो मतलब अगर यहां पर जो डिसॉल्व्ड ट्रस्ट है उसका ऑब्जेक्ट एजुकेशन था और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन अगर मेडिकल रिलीफ वाले रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन को किया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर trust institution will not affect the applicability of this section. Okay, तो 115 TD के प्रोविजंस बड़े हार्श हैं, अभी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन इसमें केसेस आएंगे कौन से? तो फ्रेंड्स वो केसेस अब नट शेल में मैं कहूं तो ऐसा ट्रस्ट जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या जिसने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर लिया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया या किया लेकिन वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, या ट्रस्ट गलत एंटिटी के साथ मर्ज हो जाए, या ट्रस्ट अपने डिसोल्यूशन से 12 मंथ्स में सही जगह पर अपनी असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ना करके आए, तो इस सेक्शन में भी केस आएगा। अरे यहां पर टैक्स लगेगा किस पर? बहुत आसान है, एक्रीडिटेड इनकम पर जो स्पेसिफाइड डेट के रेफरेंस में कंप्यूट की जाएगी। ये क्या है अभी रिफ्रेश करेंगे, लेकिन टैक्स लगेगा एमएमआर से, और ये वो सेक्शन है जिसमें आप सरचार्ज 37 नहीं 12% से लगाएंगे, स्पेसिफिकली गिवन है 115 टीडी के लिए, सेस तो एवरग्रीन है 4%, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर जो एमएमआर है वो 229C वाला 42.744% नहीं जो भी हमने टैक्सेशन में देखा था, बल्कि यहां जो एमएमआर है वो 34.944% लॉ मेकर्स ने एप्लीकेबल बना रखा है। अब टैक्सेशन की जो जान है वो है एक्रीडिटेड इनकम, तो एक्रीडिटेड इनकम जो आप स्पेसिफाइड डेट के रेफरेंस में ही कंप्यूट करेंगे वो कैसे आएगी? तो आप स्पेसिफाइड डेट पर अपने एसोसिएट ट्रस्ट की जो भी ऑल असेट्स की इन एग्रीगेट एफएमबी बनती है वो रखो। अब ऑल असेट्स में क्या क्या आप नहीं लोगे, कुछ असेट्स हैं जो आप एक्रीडिटेड इनकम के लिए ऑल असेट्स में ट्रस्ट की कंसीडर नहीं करोगे, और वो कौन सी इनफैक्ट असेट्स हैं जो यहां पर कंसीडरेबल नहीं बनाई गई हैं। तो एक एक करके काइंडली उनको भी रिकॉल कर लीजिए। तो देखिए कोई भी ऐसी एसेट जो एसोसिएट ट्रस्ट ने एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर की, या सपोज असेट ट्रस्ट ने उस पीरियड में एक्वायर की है जो उनका क्रिएशन की डेट से रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट में आने तक का था, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट क्रिएट हो गया, रजिस्ट्रेशन उसने बाद में लिया, तो रजिस्ट्रेशन लेने से पहले तो वो एग्जामिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं था, तो उस पीरियड में उन्होंने अगर कोई एसेट एक्वायर की तो उस पीरियड की तो एग्जामिशन लॉफुली उन्हें मिली नहीं होगी। तो इस केस में सिंस उस पीरियड में जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे, एग्जामिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो उस अर्लियर पीरियड में उन्होंने जो एसेट एक्वायर की हम उनको यहां पर टैक्सेशन का पार्ट नहीं बनने देंगे। इसी तरह से अरे अगर डिसोल्यूशन का केस है तो ऑल छोड़ो, डिसोल्यूशन का केस अगर है तो ऑल छोड़ो, लेकिन जितनी आपने 12 ए बी या 1023 वाली बॉडी को टाइमली अपनी असेट्स ट्रांसफर कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उतने पर हम आपको ये जो हार्श टैक्सेशन है ये फेस करने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अरे अगर एसोसिएट ट्रस्ट डिसॉल्व हो रहा है, उसने 100% में से 75% असेट सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेकिन ऑल नहीं की, 25% कहीं प्राइवेट एंटिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो केस तो इस सेक्शन के दायरे में आएगा, लेकिन उनकी 100 में से वो 75% असेट्स यहां से एक्सक्लूड कर दी जाएंगी जो सही जगह पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, केवल जो गलत जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की है उन्हीं पर जो टैक्सेशन है वो उन्हें फेस करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब यहां ध्यान रखना है एक्रीडिटेड इनकम के लिए आप ट्रस्ट की स्पेसिफाइड डेट पर जो भी लायबिलिटीज होंगी वो माइनस करोगे। अब ये तो इंप्लाइड है कि जिन असेट्स को आप कंसीडर नहीं कर रहे तो उनसे रिलेटेड जो लायबिलिटीज है वो भी कंसीडर नहीं की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यहीं पर दो चीजें पेंडिंग रह रही हैं, और वो क्या है कि एक तो स्पेसिफाइड डेट जिसकी बार बार बात तो चल रही है, स्पेसिफाइड डेट में भला क्या आएगा, और दूसरा यहां पर जो हमने ये टैक्स निकाल दिया है इसे कब तक पे किया जाएगा, तो विद इन 14 डेज। फ्रेंड्स अब स्पेसिफाइड डेट का मीनिंग
और 14 डेज की कैलकुलेशन केस स्पेसिफिक है, वो केस स्पेसिफिक है। यस, तो अब हम केस वाइज जो ये चीजें हैं वो रिफ्रेश करते चलते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफाइड डेट का मीनिंग और जो ड्यू डेट है एक्रीडिट इनकम वाले टैक्स को जमा कराने की, दैट इज 14 डेज, वो कहां से ली जाएगी, तो वो सिचुएशन वाइज देखिए। एक्चुअली एक्रीडिट इनकम पर टैक्स कब कब लग रहा होगा, तो एक तो वो केस जहां पर एसएससी ट्रस्ट, एक तो वो केस जहां पर एसएससी ट्रस्ट जो अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। अगर कोई 12 या एबी में रजिस्टर्ड ट्रस्ट किसी ऐसे फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है जो 12 या एबी में रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए एलिजिबल ना हो, ठीक है। और ऐसा कब कहलाएगा फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, या फिर उस ट्रस्ट के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर लिया जाए एंड वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए या तो अप्लाई ना करे या करे लेकिन वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो जाए। यही वो केसेस थे ना जिनमें ऐसा कन्वर्जन हुआ, ट्रीट किया जाएगा। आइए अब एक एक करके जरा ये दोनों मुद्दे हम सॉल्व करते चलते हैं। स्पेसिफाइड डेट का मीनिंग और 14 डेज की टाइम लिमिट की कंप्यूटेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर की जो डेट होगी वही स्पेसिफाइड डेट बन जाएगी। उसी के रेफरेंस में एक्रीडिट इनकम की कंप्यूटेशन एंड एमएमआर से टैक्स कंप्यूटेशन कर ली जाएगी। 14 डेज में जमा कराना है ये टैक्स, तो 14 डेज कब से, तो फ्रेंड्स याद कीजिए अपील्स रिवीजन चैप्टर में जब हम अपील्स डिस्कस करते हैं तो सेक्शन 253 में आप आईटीटी के पास में अवेलेबल ऑर्डर्स की लिस्ट में एक ऑर्डर ये भी देखते हैं ना कि अगर कमिश्नर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया जाए और ट्रस्ट सेटिस्फाइड ना हो तो वो आईटीटी के पास एप्लीकेशन लेकर जा सकता है। 60 डेज का टाइम मिलता है ट्रस्ट को, एसएससी को। तो बेसिकली यहां हो सकता है कि कमिश्नर के उस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील का राइट तो ट्रस्ट के पास है लेकिन ट्रस्ट अपील फाइल नहीं ना करे। अच्छा, तो 60 डेज तो उनके पास में है ना राइट, 60 डेज के खत्म होने तक तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने अपील फाइल करने का राइट अपना एक्सरसाइज नहीं किया, हो सकता है कर ले। तो यहां ऐसे केस में आईटीटी के पास अपील फाइल करने की जो टाइम लिमिट है दैट इज ऑफ 60 डेज की, वो जिस डेट पर समाप्त होने जा रही होगी वहां से 14 डेज हम आपको देंगे उस एक्रीडिट इनकम के टैक्स को जमा कराने के लिए। लेकिन दूसरा केस कि अरे एसएससी ट्रस्ट ने अपील फाइल कर दी थी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में आईटीटी के यहां, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आईटीटी ने भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को कंफर्म ही कर दिया। तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कंफर्मेशन ऑर्डर आईटीटी का ट्रस्ट को जब रिसीव होगा वहां से 14 डेज उन्हें मिलेंगे किसके लिए, एक्रीडिट इनकम का टैक्स जमा करा के देने के लिए। ये सारी चीजें आगे एक जगह और काम आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए फ्रेंड्स, अगर ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया एंड उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया या कर भी दिया लेकिन वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे कि जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है जिस डेट पर ट्रस्ट ने जो मॉडिफाई किया वो स्पेसिफाइड डेट बनेगी, उसी के बेसिस पर एक्रीडिट इनकम और एमएमआर से टैक्स कंप्यूटेशन की जाएगी। जमा कराना है ये टैक्स विद इन 14 डेज। अब यहां पर हम चेक करेंगे क्या कि क्या ट्रस्ट ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, नहीं किया था, तो फिर तो उस केस में उन्हें एक्रीडिट इनकम का जो टैक्स है वो उन्होंने जिस भी ईयर में अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया उस प्रीवियस ईयर के क्लोज होने से हम उनको 14 डेज दे रहे हैं किसके लिए, उस एक्रीडिट इनकम के टैक्स को जमा करा के देने के लिए। लेकिन जहां पर उन्होंने तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, तो अब यहां भी याद कीजिए ट्रस्ट के पास में राइट है कि वो चाहे तो उस फ्रेश रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लेकर आईटीटी के पास आ सकता है। सपोज वो नहीं आए तो उनके पास में जो 60 डेज का टाइम है उस तक तो हम नहीं कह सकते कि वो अपील में नहीं आए हैं, कभी भी आ सकते हैं ना। तो उसके समाप्त होने के बाद में 14 डेज मिलेंगे किसके लिए, एक्रीडिट इनकम का टैक्स जमा करा के देने के लिए। लेकिन वहीं अगर एसोसिएट ट्रस्ट ने अपील फाइल कर दी, आईटीटी के पास कोई फायदा नहीं हुआ, आईटीटी ने भी उस फ्रेश रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के रिजेक्शन को कंफर्म किया, तो वो रिजेक्शन कंफर्मेशन ऑर्डर एसोसिएट ट्रस्ट को जब भी रिसीव होगा वहां से 14 डेज उनको मिलेंगे किसके लिए, उस टैक्स को आगे जमा
करा के देने के लिए, एक्रीडेड इनकम का टैक्स पे करने के लिए। अब आप ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए आपने ये चीजें देखी थी, बिल्कुल यही सेम टू सेम चीजें यहां पर भी कॉपी की गई हैं, जो अभी आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के रिजेक्शन वाली सिचुएशन में देखी हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, याद कीजिए आप, अरे अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट गलत ट्रस्ट के साथ में मर्ज हो गए, गलत एंटिटी के साथ में सपोज मर्ज हो गए, अगर हमारे जो एसोसिएट ट्रस्ट हैं वो हमें देखने को मिला कि किसी ऐसी एंटिटी के साथ में मर्ज हो गए, किसी ऐसी एंटिटी के साथ में मर्ज हो गए जिनका उनके सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है, या जो 12 या एबी में रजिस्टर्ड नहीं है, या जिनका ना सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना वो रजिस्टर्ड है, तो फिर ऐसे केस में 12 ऐसे केस में फ्रेंड्स 115 टीडी में तो केस आ ही रहा है गलत मर्जर का। अब यहां पर मर्जर की डेट ही बना दी लॉ मेकर्स ने, सीधा स्पेसिफाइड डेट जिस पर आप एक्रीडेड इनकम और एमएमआर से टैक्स निकाल दोगे। पे करना है विद इन 14 डेज, तो 14 डेज कहां से काउंट होंगे? बहुत आसान है, डेट ऑफ मर्जर से। सिमिलरली वो डिसोल्यूशन वाला केस याद है फ्रेंड्स, अभी जो हमने रेफरेंस किया था कि जहां पर ट्रस्ट अपने डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स के अंदर अपनी ऑल असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर 12 वाली या एबी वाली बॉडी या 1023 सी वाली बॉडी को अगर नहीं करते, तो ऐसे केस में सबसे पहले तो जो डेट ऑफ डिसोल्यूशन है वही बनाती स्पेसिफाइड डेट, जिसके बेसिस पर आप एक्रीडेड इनकम और एमएमआर से टैक्स निकाल देना। लेकिन वो जमा कराना है विद इन 14 डेज, तो कहां से 14 डेज? तो हम आपको डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ से पहले तो कह ही नहीं सकते पेमेंट के लिए, क्यों? क्योंकि तब तक तो आपके पास टाइम है। तो ठीक है, उसके बाद 14 डेज का मीटर स्टार्ट होगा। तो जो हमने आपको टाइम लिमिट दी हुई है 12 मंथ्स की, उसके एक्सपायर होने के बाद 14 डेज ले लेना उस एक्रीडेड इनकम के टैक्स को जमा कराने के लिए। राइट माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अगर ट्रस्ट के पार्ट पर अगर डिफॉल्ट रहा, अगर ट्रस्ट ने सपोज टाइम लिमिट में रहकर अगर एक्रीडेड इनकम के टैक्स को अगर जमा नहीं कराया, तो ऐसे केस में क्या होगा? 15th डे से हम मान लेंगे कि आप गवर्नमेंट के फंड को अपने साथ ब्लॉक करके बैठे हैं। 15th डे से जब तक आप उस एक्रीडेड इनकम के टैक्स को जमा नहीं करा देते, उस अनपेड टैक्स पर 1% पर मंथ पर की रेट से आप एक इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल बनेंगे। ओके, लॉ मेकर्स ने जो भी ये कॉन्सिक्वेंस है उनके लिए ना सिर्फ ट्रस्ट बल्कि उनके ट्रस्ट टीम के प्रिंसिपल ऑफिसर को भी लायबल बना रखा है। तो ये तो कंपनसेटरी नेचर का कॉन्सिक्वेंस हुआ, लेकिन इसके अलावा ये एसोसिएट ट्रस्ट अलोंग विद ट्रस्टी प्रिंसिपल ऑफिसर एसोसिएट डिफॉल्ट के लिए भी लायबल कहलाएंगे। और ये तो रेगुलर बैच में जगह जगह पर फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि अगर एसोसिएट डिफॉल्ट बनता है तो उसे दो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होता है। 220 सबसेक्शन 2 का इंटरेस्ट, 221 की डिफॉल्टेड टैक्स तक की पेनल्टी। अच्छा फ्रेंड्स, सपोज डिसोल्यूशन का केस है और मान लेते हैं हमारे एसोसिएट डिसॉल्व्ड ट्रस्ट ने अपनी कुछ असेट्स का या सभी असेट्स का गलत एंटिटी को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जैसे किसी प्राइवेट बॉडी को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ऐसे केस में वो डोनर ट्रस्ट तो लायबल है ही, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर और डिसॉल्व ट्रस्ट तो लायबल है ही, लेकिन वो जो डोनी है, जो ट्रांसफरी है, उनको भी लॉ मेकर्स ने सस्टेन डिफॉल्ट के लिए लायबल बना दिया है, लेकिन उनकी पॉकेट पर्सनली अफेक्ट नहीं होने देंगे। जितनी भी उन्हें असेट्स रिसीव हुई होंगी, केवल टू दैट एक्सटेंट ही लायबिलिटी उस ट्रांसफरी ट्रस्ट की यहां फिक्स की गई। 115 टीएफ में ये सिंपल सा मैसेज हमें पास ऑन किया गया है। तो 115 टीडीटी टीएफ की जो ये एक्रीडेड इनकम के टैक्सेशन की स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई, आई होप आपको इतने डिस्कशन से वो अच्छे से रिकॉल हो गई होगी। और मैं एक्रीडेड इनकम के टैक्सेशन से रिलेटेड या एक काम करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सपोज कोई एसोसिएट ट्रस्ट है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने तब 10 लाख की एसेट खरीदी थी मान लेते हैं हम, और उसके बाद में चैरिटी करना बंद कर दिया, कमर्शियल हो गए, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, एक्रीडेड इनकम के टैक्सेशन की बात आई, तब तक एसेट की एफएमबी हो गई सपोज 25 लाख। ओके, जो 10 लाख में खरीदी थी वो 25 लाख हो गई। एमएमआर से इस पर उन्होंने टैक्स भी भर दिया, वो तो भरना ही था
क्योंकि 115 टीडी में वो आ गए थे। अब उसके बाद में वो भले ही नॉन चैरिटेबल एंटिटी है, कॉमर्शियल एंटिटी है, उस असेट को वो जब बेचेंगे आगे तो कॉस्ट क्या अलाउ करोगे? क्या 10 लाख? द आंसर इज नो। जो इस पर वो ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं, हम आगे की गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे। लॉ मेकर्स ने इसी तरह का सिंपल सा मैसेज पास ऑन किया कि जिस असेट पर वो 115 टीडी में उसकी एफएमबी पर ऑलरेडी टैक्स किए जा चुके हैं, आगे कभी उस असेट को अगर वो ट्रांसफर करेंगे तो कैबिन के पर्पस के लिए पहले जो एफएमबी कंसीडर हो चुकी है वो आगे के लिए उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। अब फ्रेंड्स यहीं पर मैं एक बात आपको ये और कहना चाहूंगा कि जो 115 टीडी में टैक्सेशन का बेस है वो है एक्रीडिटेड इनकम। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। एक्रीडिटेड इनकम जो स्पेसिफाइड डेट के रेफरेंस में कंप्यूट की जाएगी, उसमें आपको वाकई असेट्स की एफएमबी में क्या लेना है, आपको लायबिलिटीज कौन सी लेनी है, किस फिगर पर लेनी है, असेट्स कौन सी लेनी है, किस फिगर पर लेनी है। लॉ मेकर्स ने देखो अपनी तरफ से ये कह रखा है कि आप एक्रीडिटेड इनकम की कंप्यूटेशन जो करोगे वो प्रेस्क्राइब्ड मेथड से करोगे, और बोर्ड ने रूल 17 सी भी इस पर्पस के लिए फ्रेम कर रखा है। हालांकि एग्जाम में उस पर बेस्ड जो भी पॉइंट्स दिए गए बहुत ही इजी पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं एक बार क्विकली वो रूल 17 सीबी भी आपके सामने से निकाल देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूल 17 सीबी को आपकी कन्वीनियंस के लिए इजी फॉर्म में यहां मैंने आपको अरेंज कर रखा है, देखेंगे आप। तो रूल 17 सीबी के लिए हमने मान लिया है कि सपोज हमारे जो अससी हैं वो 12 पे रजिस्टर्ड ट्रस्ट रहे हैं, लेकिन वो गलत एंटिटी के साथ 1 अक्टूबर 2016 को मर्ज हो जाते हैं, मतलब ऐसी एंटिटी जो रजिस्टर्ड नहीं है या जिनका उनके सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो गलत एंटिटी के साथ अगर वो मर्ज हो गए तो पक्का उनको एक्रीडिटेड इनकम पर एमएमआर से टैक्स लगेगा, है ना? राइट माय डियर फ्रेंड्स। एंड एक्रीडिटेड इनकम में हम उनकी सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, जो ऑल असेट्स की एफएमबी है वो लेंगे, ऑल लायबिलिटीज लेंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। वास्तव में एक्रीडिटेड इनकम हम किस रेफरेंस में निकालेंगे? स्पेसिफाइड डेट के रेफरेंस में। मर्जर का केस है तो डेट ऑफ मर्जर स्पेसिफाइड डेट बन गई, हम इस डेट पर ट्रस्ट की बैलेंस शीट चेक करेंगे। ट्रस्ट की बैलेंस शीट में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक लैंड बिल्डिंग वगैरह, उनके लिए हम जो उसकी ओपन मार्केट प्राइस मतलब जो एफएमबी है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो रखेंगे, और उस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर को यहाँ एक्रीडिटेड इनकम का बेस बनाएंगे। ध्यान रखना अगर एक्चुअल कॉस्ट दी जाए इररेलेवेंट है, ठीक है? तो एफएमबी और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। सपोज ट्रस्ट ने शेयर सिक्योरिटीज में भी पैसा लगा रखा है, ट्रस्ट की बैलेंस शीट में कुछ लिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज हैं, तो बस आप तो स्पेसिफाइड डेट पर उस शेयर सिक्योरिटी का क्या हाईएस्ट प्राइस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर कोट हुआ, किस लोएस्ट प्राइस पर वो ट्रेड हुई, दोनों का जो एवरेज है वो ले लेना। लेकिन अगर स्पेसिफाइड डेट पर उन शेयर सिक्योरिटी में ट्रेडिंग हुई नहीं है तो उससे जो भी क्लोजेस्ट प्रेसिडिंग डेट होगी, मतलब उस डेट से इमीडिएट प्रेसिडिंग डेट जब ट्रेडिंग हुई है उस तरह की शेयर सिक्योरिटी में, आरएससी में किस हाईएस्ट प्राइस पर किस लोएस्ट प्राइस पर, उसका एवरेज आप बेस बनाओगे। लेकिन मान लेते हैं हमारे एसोसिएट ट्रस्ट ने सपोज किसी पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब उनके पास कुछ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट की बैलेंस शीट में किसी पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के भी सपोज शेयर्स नजर आ रहे हैं, तो हमें उन शेयर्स की भी जो एफएमबी है वो यहां पर लेनी है। तो अब हम उसके लिए पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड में चलेंगे, उनके शेयर की एफएमबी पता करेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब हम पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के शेयर की एफएमबी जानना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम अपने इस ओरल एग्जांपल में इस पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की जो शेयर की एफएमबी निकालेंगे उसके लिए उस पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की जो भी नेट असेट्स होंगी उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से जो उन्होंने पब्लिक में टोटल इश्यू कर रखे होंगे, तो उससे एक शेयर की जो एफएमबी है वो इस पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की हमें पता लग जाएगी। राइट माय डियर फ्रेंड्स, जितने शेयर्स हमारे ट्रस्ट के पास होंगे उतने शेयर से मल्टीप्लाई करके हम अपने ट्रस्ट के शेयर की एफएमबी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्ट है पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की शेयर की, मतलब उस अनलिस्टेड इक्विटी शेयर की एफएमबी जानना। तो पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में सेट साइड में अगर बुलियन, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट है तो उनकी हम एफएमबी पकड़ेंगे। जो भी अदर असेट्स हैं
उनकी हम बुक वैल्यू ले लेंगे। हाँ, अब अगर उस पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में इनकम टैक्स है, मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह है, तो वो असेट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, वो तो फिक्टिटियस असेट हो गए ना, उनको इग्नोर कर देंगे। इसके बाद में जो भी पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज है सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब सर्टेन एक्सेप्शन मतलब जैसे अब लायबिलिटी में कोई शेयर कैपिटल थोड़ी ना माइनस करने लग जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी ना माइनस करने लग जाएंगे। तो शेयर कैपिटल हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज हो गई, उस तरह की जो चीजें हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी हो गई, उनको हटाकर बाकी जो रियल लायबिलिटीज है वो माइनस करेंगे। तो आप देखिए ये क्या आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा करने से हमें पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की जो नेट असेट है वो पता लग रही है, राइट। अब देखो पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की जो पेड अप शेयर कैपिटल है, सपोज 100 लाख की है, उसको डिनोमिनेटर बनाना है, और एक शेयर की जो पेड अप वैल्यू है सपोज 100 रुपीज है, तो उसको यहाँ पर न्यूमरेटर के तौर पर यूज करना है। अब 100 लैक्स की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल को 100 रुपीज की फेस वैल्यू से जब आप क्रॉस करोगे तो क्या 1 लाख नंबर ऑफ शेयर निकल कर नहीं आएगा? पक्का नंबर ऑफ शेयर ही तो निकल कर आएगा। तो आप इफेक्टिवली कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पर नेट असेट ले रहे हैं, और नेट असेट को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे? नंबर ऑफ शेयर से, यही कर रहे हैं। और यही स्टार्टिंग में हमने यहां पर किया था कि आपको बस यही करना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के पास में जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे, जैसे पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के शेयर थे, तो हम उनकी एफएमबी तक इजीली पहुंच पाए। लेकिन इक्विटी शेयर नहीं है, कोई अदर अनलिस्टेड सिक्योरिटी, जैसे अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर है ना, अनलिस्टेड डिवेंचर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं करना। उनके लिए तो मर्चेंट बैंकर या फेलो इन चार्ट अकाउंटेंट, इनकी रिपोर्ट में जो भी वो उन अनलिस्टेड सिक्योरिटी के लिए प्राइस बताएंगे, उसी एफएमबी को हम यहां पर बेस बनाएंगे। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, हमारे एसोसिएट ट्रस्ट की बैलेंस शीट में अब अगर उन्होंने बुलियन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ज्वेलरी, डायमंड, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह है, या कोई अदर एसेट है, तो उनकी हम एफएमबी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूर ले लेंगे। अगर वो यूनिक आइटम है, कोई रजिस्टर्ड वैल्यूर इस तरह के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो किसी प्रोफेशनल वैल्यूर बॉडी के मेंबर की रिपोर्ट में हम जो वो बताएंगे उसी पर उसको यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। जैसे प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूर वगैरह जैसी कई सारी प्रोफेशनल वैल्यूर बॉडीज है, तो उसके किसी मेंबर से उस यूनिक आइटम का वैल्यूएशन करा लेंगे। वो अपनी रिपोर्ट में जो बताएंगे हम उसी को यहाँ पर एक्रेडिटेड इनकम के लिए बेस बना लेंगे। सपोज हमारे एसोसिएट ट्रस्ट भी साइड बाय साइड बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनकी बिजनेस अंडरटेकिंग है, तो उसके लिए यही जो थीम अभी हमने कंपनी की नेट असेट निकालने के लिए अडॉप्ट की थी ना, यही सारी थीम नेट असेट्स वाली यही यहां पर एडॉप्ट कर ली गई है, ठीक है। और ट्रस्ट की बैलेंस शीट में भी असेट साइड में इनकम टैक्स है, मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह है, तो वो हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ वाकई हमें ऑल असेट्स में क्या लेना है, और लेना है तो किस पर लेना है वो हमने ले लिया। और लायबिलिटीज में हम क्या करेंगे, केवल एक तो लोन्स एंड अदर लायबिलिटीज, और दूसरा प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटीज, ये आइटम हमें कंसीडर करने हैं। जिनको डबल स्टार मिला है, ये आइटम हमें कंसीडर करने हैं क्रेडिट इनकम में। बाकी तो ये कॉर्पस फंड, रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी वगैरह, ये कुछ नहीं ली जाएंगी। मेनली जो रियल लायबिलिटी है, लोन है ना, कोई मान लो बिल्स पेबल है, लोन्स हैं, असर्टेन लायबिलिटीज के प्रोविजन है, क्रेडिटर्स हैं, वो हम लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इजीली जो एक्रेडिट इनकम है उस तक पहुंच पाएंगे टैक्सन का, जिससे टैक्सन का जिससे बेस बनाया गया है। तो रूल 17 सीबी से एक्रेडिट इनकम को लेकर जो कैलकुलेशन है, आई होप आपको वो रिकॉल हो गई होगी। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमने एग्जिट टैक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यहां पर रिफ्रेश कर लिया है। और अब एक चीज और बचती है, दैट इज प्राइवेट ट्रस्ट का टैक्सेशन। देखो इस बात से तो आप वेल अवेयर हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट की तरह कोई एग्जामिशन नहीं दी गई है। प्राइवेट ट्रस्ट की तो जो भी इनकम होगी वो टैक्स की जाएगी। तो वो टैक्सेशन भला होगा कैसे? तो सुनिए फ्रेंड्स, मैं इजी फॉर्म में चीजें आपके सामने आइए रख देता हूं पहले। जैसे एक केस तो ऐसा बनता है, कैसा कि अरे
हो सकता है कि हमारे एसएससी प्राइवेट ट्रस्ट में जो बेनिफिशरीज हैं उनके जो शेयर्स हैं वो नोन है। जैसे 3 बेनिफिशरी हैं, हाइपोथेटिकली मैंने एक केस बना लिया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छे से मतलब आपको आ जाए, या जो आपने चीजें देख रखी है वो आपकी अच्छे से रिफ्रेश हो जाए उसके लिए। तो यहाँ पर सपोज कोई प्राइवेट ट्रस्ट में मैंने मान लिया 3 बेनिफिशरीज है, उनमें एक इंडिविजुअल, एक फर्म और एक फॉरेन कंपनी, और इनके शेयर्स भी नोन है 1:1:1 के। जो भी प्राइवेट ट्रस्ट की इनकम होगी उसमें ईच बेनिफिशियरी का जो शेयर है वो इक्वल है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, बेयर एक्ट में सेक्शन 161 बोलता है कि ईच बेनिफिशियरी से एट्रीब्यूटेबल जो भी शेयर होगा वो प्राइवेट ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव उस पर टैक्स पे करेंगे, लेकिन टैक्स पे होगा उसी रेट से जो रेस्पेक्टिव बेनिफिशियरी पर एप्लीकेबल होगा। जैसे प्राइवेट ट्रस्ट की इनकम का जो 1/3 है वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी से एट्रीब्यूटेबल है, तो ट्रस्ट के ट्रस्टी उस पोर्शन पर स्लैब रेट से टैक्स देंगे। 1/3 पोर्शन फॉरेन कंपनी मेंबर से एट्रीब्यूटेबल है, बेनिफिशियरी से एट्रीब्यूटेबल है, तो जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे वो फर्म वाले रेट से इस पोर्शन पर टैक्स जमा कराएंगे, और फॉरेन कंपनी वाले प्रोपोर्शन से एट्रीब्यूटेबल इनकम पर फॉरेन कंपनी वाले रेट से जो बेनिफिशियरी के बिहाफ पर टैक्स है वो ट्रस्टी पे करेंगे। तो फ्रेंड्स उस केस में जहां प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज एंड उनके जो शेयर्स है वो दोनों डिटरमिनेट है, तो ईच बेनिफिशियरी से एट्रीब्यूटेबल जो शेयर है वो ट्रस्टी के हैंड्स में एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी असेस्ड होने के लिए, मतलब टैक्स किए जाने के लिए लायबल होगा। ठीक है, और वो जो असेसमेंट है वो ईच बेनिफिशियरी की टोटल इनकम पर जो एप्लीकेबल रेट है उससे किया जाएगा। मैंने बिल्कुल सेम लाइन पर अच्छे से ये चीज आपकी एप्लीकेबल हो जाए इसके लिए थोड़ा हाइपोथेटिकल सही सही, लेकिन ऐसा केस आपके लिए यहां पर बस प्रेजेंट किया। लेकिन तब क्या होगा फ्रेंड्स, जब प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में जो ट्रस्टी हैं उनके शेयर्स ही अगर अननोन हो, तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे। जैसे सपोज प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में मैंने मान लिया 3 मेंबर हैं, पी क्यू आर, 3 बेनिफिशियरीज है, लेकिन उनके जो शेयर्स है वो अननोन है। मतलब जो प्राइवेट ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं उनकी चॉइस है कि वो जिसको भी जितना देना चाहे दे सकते हैं, किसी बेनिफिशियरी के लिए वो बाउंड नहीं है कि उसको इतनी इनकम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियरीज के शेयर्स अननोन हैं। तो इस तरह के केस में क्या होगा, प्राइवेट ट्रस्ट की टोटल इनकम पर जो टैक्स है वो एमएमआर से लगाया जाएगा। हालांकि इसके 4 एक्सेप्शन है, रिकॉल कीजिए क्विकली। पहला कौन सा, जहां पर प्राइवेट ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी हैं उनमें से किसी भी बेनिफिशियरी की अपनी पर्सनल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं कर रही हो, या कोई भी बेनिफिशियरी किसी अदर ट्रस्ट का बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए, या वो प्राइवेट ट्रस्ट किसी ने बाय विल क्रिएट किया है और वो क्रिएटर का सिंगल ट्रस्ट रहा हो, या वो ट्रस्ट नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब विदाउट विल क्रिएट हुआ है, पुराना ट्रस्ट होना चाहिए मार्च 1970 से पहले का, और अगर इंडिविजुअल ने बनाया है तो अपने रिलेटिव के लिए, अगर एचईएफ ने बनाया है तो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, वो रिलेटिव और मेंबर अपने सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए उस इंडिविजुअल या एचईएफ पर ही सोलली डिपेंडेंट होने चाहिए। तो अपने डिपेंडेंट रिलेटिव या डिपेंडेंट मेंबर के लिए जो क्रिएटेड ट्रस्ट है उस पर भी एमएमआर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो स्लैब रेट्स पर अपनी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल कहलाएंगे। तो एक बार जनवरी 21 में क्वेश्चन भी आया था कि वो केसेस बता दो बस जिन पर एमएमआर नहीं लगता। तो सारी चीजें 164 सबसेक्शन 1 में इस कनेक्शन में जो आपको गिवन है। देखो वैसे तो प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जहां पर बेनिफिशियरीज के शेयर्स अननोन हुए तो जो ट्रस्टी हैं वो एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी टैक्स पे करेंगे एट एमएमआर, और यहां पर एमएमआर मतलब वही जो जनरल है 42.744%, राइट। लेकिन 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें एमएमआर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से केसेस हैं, जहां पर उस ट्रस्ट का कोई भी बेनिफिशियरी अपनी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा ना रखे, मतलब किसी भी बेनिफिशियरी की अपनी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं लगता, दैट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की तो बात हो रही है। हाँ, तो अगर किसी भी बेनिफिशियरी की अपनी अदरवाइज इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, या कोई भी बेनिफिशियरी किसी अदर ट्रस्ट का बेनिफिशियरी नहीं है, या माय डियर फ्रेंड्स जहां पर रेलिवेंट इनकम
ऐसे ट्रस्ट में रिसीव हो रही हैं जो बाय विल क्रिएट हुआ था, डिक्लेयर किया गया था, और यही एक ट्रस्ट क्रिएटर का सिंगल ट्रस्ट रहा था। तो मिस्टर एक्स ने डेथ होने से पहले एक विल प्रिपेयर की और उसमें लिखा कि उनकी डेथ के बाद में एक्स वाई जेड एंड सन्स एक प्राइवेट ट्रस्ट पिक्चर में आ जाएगा और उनकी सारी एसेट उस ट्रस्ट में चली जाएंगी। अब एक्स की डेथ हो गई, एक्स वाई एंड सन्स एक ट्रस्ट पिक्चर में आया, तो उस ट्रस्ट की यह बात चल रही है, उस पर एमएमआर नहीं लगेगा, बात खत्म। इसके अलावा फ्रेंड, जहां पर ट्रस्ट नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्रिएट हुआ हो मार्च 1970 से पहले, और वो ट्रस्ट ने, वो उस इंडिविजुअल ने, सेटलर ने, मतलब ऑथर ने अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया हो, या सेटलर मतलब अगर ऑथर एचयूएफ है तो उसने अपने मेंबर्स के लिए बनाया हो, वो रिलेटिव और मेंबर अपने सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए उस सेटलर या एचयूएफ पर ही मेनली डिपेंडेंट हो, तो ऐसे केस में भी एमएमआर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर केस इन 4 केसेस में से कहीं आता है तो जो भी रेलिवेंट इनकम और इनकम है उस प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट की वो नॉर्मल रेट जो ईओपी के लिए है, दैट इज स्लैब रेट्स पर, सिंपली एक इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल रेट पर उस प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट की इनकम जो यहां कहीं केस फॉल कर रहा हो, उस केस में टैक्स के लिए चार्जेबल बनाई गई है। दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक्शन 164 में, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो यहां पर कन्वे किए गए हैं। तो मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा कि प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को लेकर मैंने इस रिवीजन सेशन में वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए मेनली रेलिवेंट है वो आपको यहां पर रिफ्रेश करा दी हैं। तो हमारा आज का जो फ्रेंड्स एजेंडा था, यस, उसमें हमें ये जो प्राइवेट, हमें ये जो ट्रस्ट के लिए एग्जेम्पशन, टैक्सेशन, प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, इन सब को लेकर जो चीजें रिफ्रेश करनी थी वो मैंने आपको यहां पर रिफ्रेश करा दी हैं। और हम मिलेंगे फ्रेंड्स आगे प्रैक्टिस सेशन की सीरीज में, अगले पार्ट में, जहां मैं आपको ट्रस्ट इन टैक्सेशन से रिलेटेड जो बेहतरीन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाते रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू।